Men are from Mars and women are from Venus। राइटर ये बुक अपने एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। एक हफ्ते बाद हमारी बेटी लोरन पैदा हुई थी। मैं और मेरी वाइफ बोनी पूरी तरह थक चुके थे। रात रात लोरन उठ जाती थी। बोनी डिलीवरी के बाद पेन किलर्स ले रही थी और चल भी नहीं पा रही थी। इन सब काम से निपटकर 5 दिन बाद मैं वापस काम पर गया। मुझे लगा वो बेहतर हो रही है, लेकिन उसी दिन उसकी पेन किलर खत्म हो गई। उसने मुझे कॉल नहीं किया। मेरे भाई से दवा मंगवाई। भाई दवा लाना भूल गया। बोनी पूरे दिन दर्द में अकेली न्यूबॉर्न संभालती रही। जब मैं घर आया तो वो बहुत अपसेट थी। मैंने सोचा वो मुझे ब्लेम कर रही है। उसने कहा मैं पूरे दिन से पेन में थी, कोई केयर नहीं करता। मैंने डिफेंसिव होकर पूछा कॉल क्यों नहीं किया। उसने बताया कि भाई भूल गया, वो चल भी नहीं पा रही थी। उसने कहा मैं पूरा दिन इंतजार करती रही। मैं खुद को बिल्कुल अकेला फील कर रही हूँ। मैं भी उस दिन चिढ़ा हुआ था। हमारी बहस हुई। मैं बाहर जाने लगा। हम दोनों अपनी लिमिट्स पर पहुंच चुके थे। तभी बोनी ने रोककर कहा मत जाओ, यही समय है जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं दर्द में हूँ, कई दिनों से सोई नहीं हूँ, बस सुन लो। मैं रुक गया। उसने कहा जॉन ग्रे, तुम फेयर वेदर फ्रेंड हो। जब मैं स्वीट हूं तो तुम साथ रहते हो, लेकिन जैसे ही मैं परेशान होती हूँ तुम दूर चले जाते हो। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोली अभी मैं कुछ देने की हालत में नहीं हूँ, बस आकर मुझे होल्ड करो, कुछ कहना नहीं, बस मेरे पास रहो। मैं गया और चुपचाप उसे पकड़कर खड़ा रहा। वो मेरे सीने से लगकर रोई। थोड़ी देर बाद उसने मुझे थैंक्स कहा। उसे बस मेरे पास होने की जरूरत थी। उसी पल मुझे अनकंडीशनल लव का असली मतलब समझ आया। मैं हमेशा सोचता था कि मैं लविंग हूँ, लेकिन सच में मैं तभी प्यार दिखाता था जब वो खुश होती थी। जब वो अपसेट होती थी तो मैं खुद को ब्लेम्ड महसूस करता था और दूर हो जाता था। उस दिन पहली बार मैं गया नहीं। मैंने उसे उसके मुश्किल वक्त में सपोर्ट किया। ये रियल लव जैसा लगा, केयर, ट्रस्ट और प्रेजेंस। मुझे समझ आया कि सिर्फ होल्ड और सुनना कभी कभी काफी होता है। एक वुमन नेचुरली इस बात समझ लेती है, पर एक आदमी होने के नाते मैं ये बेसिक्स भी नहीं जानता था। इस इंसिडेंट ने मुझे सिखाया कि कॉन्फ्लिक्ट आसानी से रिजोल्व हो सकता है। पहले की रिलेशनशिप्स में मैं टफ समय में डिस्टेंस बना लेता था। इसी वजह से मेरी पहली मैरिज पेनफुल रही। बोनी के साथ ये मोमेंट मेरे लिए टर्निंग पॉइंट बना। यहीं से मेरी 7 ईयर रिसर्च शुरू हुई, जिससे इस बुक की इंसाइट बनी। कैसे आदमी और औरत अलग तरह से रिएक्ट करते हैं और कैसे कम्युनिकेशन सुधारी जा सकती है। इन डिफरेंसेस को समझकर मैं और बोनी अपनी रिलेशनशिप बेहतर बना पाए। सेमिनार्स में आने वाले हजारों कपल्स ने ओवरनाइट सुधार देखे। लोग अपनी मैरिजेस को बचा पाए क्योंकि उन्होंने अपोजिट सेक्स को बेहतर समझना सीख लिया। यहाँ राइटर एक एग्जाम्पल देता है। सुजैन और जिम भी एक ऐसे ही कपल थे। 9 साल की शादी फ्रस्ट्रेशन में बदल चुकी थी। वो हार मान चुके थे, लेकिन डाइवोर्स से पहले सेमिनार में आए। सुजैन ने कहा हमने सब कुछ ट्राई किया, हम बस बहुत अलग हैं। सेमिनार में सुजैन और जिम हैरान थे। उनके डिफरेंसेस बिल्कुल नॉर्मल थे। उन्हें राहत मिली कि दूसरे कपल्स भी वही पैटर्न फील करते हैं। सिर्फ 2 दिन में उन्हें आदमी और औरतों की एक नई अंडरस्टैंडिंग मिली। दोनों फिर से प्यार में पड़ गए। रिलेशनशिप बदल गई। डाइवोर्स की जगह अब वो साथ जीवन बिताने की उम्मीद करने लगे। जिम ने कहा इन डिफरेंसेस ने मुझे मेरी वाइफ वापस दे दी है। हम फिर से प्यार करते हैं। 6 साल बाद उन्होंने मुझे अपने नए घर में बुलाया। वो अब भी एक दूसरे से उतना ही प्यार करते थे और अंडरस्टैंडिंग के लिए मुझे थैंक्स बोल रहे थे। ज्यादातर लोग मानते हैं कि आदमी और औरत अलग होते हैं, पर कितने अलग ये साफ नहीं होता। पिछले कई सालों में कई किताबों ने ये डिफरेंस समझाने की कोशिश की है, पर कई बार वो एक साइडेड रही और अपोजिट सेक्स के प्रति मिसट्रस्ट बढ़ा दिया। इसीलिए एक ऐसी गाइड जरूरी थी जो हेल्दी मैन और वुमेन के डिफरेंसेस को सही तरह से एक्सप्लेन करे।
रिलेशनशिप इंप्रूव करने के लिए ऐसी अंडरस्टैंडिंग चाहिए जो सेल्फ एस्टीम बढ़ाए, ट्रस्ट और कोऑपरेशन बढ़ाए और रिलेशनशिप में प्यार लाए। मेरे सेमिनार के 25,000 पार्टिसिपेंट्स को क्वेश्चन करने के बाद मैं डिफरेंसेस को पॉजिटिव तरीके से समझ पाया। इन डिफरेंसेस को समझने से रिसेंटमेंट और मिसट्रस्ट की दीवारें टूटने लगती है, दिल खुलता है, माफी और प्यार देने लेने की मोटिवेशन बढ़ती है। इस अवेयरनेस के साथ आप बुक की एडवाइस से आगे भी अपने तरीके से डेवलप कर सकते हैं। इस किताब के प्रिंसिपल टेस्टेड हैं। 25,000 में से 90% लोगों ने खुद को इन डिस्क्रिप्शंस में पहचाना है। अगर पढ़ते वक्त आप हाँ ये तो मैं हूँ फील करें तो आप अकेले नहीं। जैसे दूसरों को फायदा हुआ वैसे आपको भी होगा। मैन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन आर फ्रॉम वीनस ये किताब बताती है कैसे टेंशन कम की जाए और ज़्यादा लव क्रिएट किया जाए। सबसे पहले ये समझकर कि आदमी और औरतें अलग तरह से सोचते हैं, फील करते हैं, रिएक्ट करते हैं और प्यार करते हैं। प्रैक्टिकल सजेशंस दी गई हैं ताकि फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट कम हो और इंटीमेसी बढ़े। स्ट्रगल तभी होता है जब अंडरस्टैंडिंग कम होती है। बहुत लोग अपने पार्टनर को प्यार करते हैं पर टेंशन आने पर क्या करें ये नहीं जानते। इस किताब से आप सीखते हैं अपोजिट सेक्स को कैसे सुनना है, समझना है और सपोर्ट करना है। आप सीखते हैं लव कैसे क्रिएट होता है। ये किताब एक मैनुअल है लविंग रिलेशनशिप के लिए। यह दिखाती है आदमी और औरत हर लेवल पर अलग हैं, सोच, फीलिंग, एक्सप्रेशन, जरूरतें सब अलग। ऐसा लगता है जैसे अलग अलग प्लेनेट से आए हों। डिफरेंसेस समझकर फ्रस्ट्रेशन कम होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग जल्दी खत्म होती है, एक्सपेक्टेशन सही होती है। जब याद रहता है कि पार्टनर दूसरे प्लेनेट जैसा है तो हम डिफरेंसेस से लड़ते नहीं बल्कि कोऑपरेट करते हैं। बुक में प्रैक्टिकल टेक्निक्स हैं जो इन डिफरेंसेस से पैदा होने वाली प्रॉब्लम को सोल्व करती हैं। ये सिर्फ थ्योरी नहीं, एक प्रैक्टिकल गाइड है लविंग रिलेशनशिप बनाने के लिए। इन प्रिंसिपल्स की सच्चाई सेल्फ एविडेंट है। आप अपनी लाइफ और कॉमन सेंस से इन्हें आसानी से वैलिडेट कर सकते हैं। बुक के एग्जाम्पल वही समझते हैं जो हम इंट्यूटिव पहले से जानते हैं। यह अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप में खुद को खोने से बचाती है। आदमी अक्सर कहते हैं एग्जैक्टली यही हूं मैं, अब लगता है मुझ में कोई कमी नहीं, और औरत कहती है फाइनली मेरा हस्बैंड मुझे सुनता है। डिफरेंसेस समझने से उसे क्लियरिटी आती है। ऐसे हजारों कमेंट्स मिले हैं जिन्होंने बताया है कि यह नई अंडरस्टैंडिंग ड्रामेटिक और लॉन्ग लास्टिंग है। रिलेशनशिप की जर्नी कभी कभी मुश्किल होती है, प्रॉब्लम्स आएंगे ही। वही प्रॉब्लम रिसेंटमेंट भी बना सकती है या इंटीमेसी और ट्रस्ट भी बढ़ा सकती है। बुक क्विक फिक्स नहीं देती बल्कि एक नया अप्रोच देती है जिससे रिलेशनशिप लाइफ की प्रॉब्लम्स में सपोर्ट दे सके। इस अवेयरनेस से आप वो प्यार पा सकते हैं और दे भी सकते हैं जिसका आप और आपके पार्टनर हकदार हैं। इस किताब में कई जनरलाइजेशंस हैं पर हर व्यक्ति यूनिक है। कभी कभी कपल्स अपोजिट तरीके से रिलेट करते हैं। इसे रोल रिवर्सल कहा गया है। अगर ऐसे लगे तो घबराए नहीं, या तो उस पार्ट को स्किप कर दे या खुद को थोड़ी गहराई से ऑब्जर्व करे। कई आदमी नर्चरिंग बनने के लिए मैस्कुलाइन ट्रेट्स दबा दिए, कई औरतों ने वर्क कल्चर में फिट होने के लिए फेमाइन ट्रेट्स दिखाए। सजेशन अप्लाई करने से रिलेशनशिप में पैशन भी बढ़ता है, मैस्कुलिन फेमाइन बैलेंस भी। किताब यह नहीं बताती कि आदमी और औरतें अलग क्यों हैं। बायोलॉजी, पेरेंटिंग, कल्चर, एजुकेशन ये सबके फैक्टर हो सकते हैं। ये विषय दूसरी बुक्स में डिटेल से समझाए गए हैं। बुक थेरेपी का सब्स्टिट्यूट नहीं। डिसफंक्शनल परिवार या ट्रबल्ड रिलेशनशिप में थेरेपी और काउंसलिंग की जरूरत रहती है, लेकिन कई लोगों ने कहा कि इस अंडरस्टैंडिंग ने उन्हें थेरेपी से ज्यादा फायदा मिला है। असल में ईयर्स और थेरेपी ने फाउंडेशन बनाई है जिससे इंसाइट और इफेक्टिव हुए। अगर हमारा पास्ट कठिन रहा है तो थेरेपी के बाद भी हेल्दी रिलेशनशिप की एक पॉजिटिव इमेज जरूर होती है। यह बुक वही विजन देती है। अगर पास्ट अच्छा भी तब भी आज की दुनिया में रिलेशनशिप एक नए तरीके से सीखना जरूरी है। लगभग हर कोई इस बुक से बेनिफिट ले सकता है। सबसे कॉमन रिस्पॉन्स है काश ये पहले किसी ने बताया होता।
प्यार बढ़ाने के लिए कभी देर नहीं होती, बस नया तरीका सीखना होता है। थेरेपी ले या ना ले, अगर अपोजिट सेक्स के साथ फुलफिलिंग रिलेशनशिप चाहते हैं तो यह बुक आपके लिए है। ऑथर अंत में लिखते हैं, ये बुक शेयर करके खुशी है, उम्मीद है डाइवोर्स कम होंगे, हैप्पी मैरिज बढ़े और बच्चों को एक बेहतर दुनिया मिले। चैप्टर 1, मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस। सोचो, आदमी मार्स से आते हैं और वुमेन वीनस से। एक दिन मार्शियन ने टेलीस्कोप से विनेशियन को देखा। पहली झलक में उन्हें एक नया एहसास हुआ, वो प्यार में पड़ गए। उन्होंने स्पेस ट्रैवल इन्वेंट किया और वीनस पहुंच गए। विनेशियन ने उन्हें खुले दिल से वेलकम किया। दोनों ने एक ऐसा प्यार फील किया जो पहले कभी नहीं हुआ। उनका साथ मैजिकल था। वो साथ रहकर, सीखकर, डिफरेंसेस को अप्रिशिएट करके सालों तक हार्मोनी में रहे। फिर उन्होंने अर्थ पर आने का फैसला किया। शुरुआत में सब अच्छा था, लेकिन अर्थ के एटमॉस्फेयर ने सिलेक्टिव एमनीशिया ला दिया। एक सुबह सब भूल गए कि वे अलग प्लेनेट से आए हैं और अलग तरह से बिहेव करने लगे। उसी दिन से कॉन्फ्लिक्ट्स शुरू हुए। जब हम ये भूल जाते हैं कि आदमी और औरतें अलग होते हैं तो फ्रस्ट्रेशन और एंगर बढ़ता है। हम चाहते हैं कि पार्टनर वही चाहे, वैसा ही फील करे जैसा हम करते हैं। हम मान लेते हैं कि अगर पार्टनर प्यार करता है तो वही तरीके अपनाए जैसा हम करते हैं। यही मिसअंडरस्टैंडिंग रिपीटेड डिसअपॉइंटमेंट लाती है। मैन एक्सपेक्ट करते हैं कि वुमेन उनकी तरह सोचे और रिएक्ट करे। वुमेन एक्सपेक्ट करती हैं कि आदमी उनकी तरह फील करे और रिस्पॉन्ड करे। डिफरेंसेस भूल जाने से कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते हैं। जब याद रहे कि मैन मार्स से और वुमेन वीनस से है तो कंफ्यूजन कम हो जाता है और बहुत सी बातें आसानी से समझ आती हैं। चैप्टर 2, मिस्टर फिक्सिट एंड द होम इम्प्रूवमेंट कमेटी। औरतों की सबसे कॉमन कंप्लेन यही है कि आदमी सुनते नहीं हैं। या तो कम्प्लीटली इग्नोर कर देते हैं या कुछ सेकंड सुनकर मिस्टर फिक्सिट बन जाते हैं, तुरंत सॉल्यूशन दे देते हैं। वो सोचते हैं कि प्यार दिखाने का तरीका है, जबकि वुमेन को एम्पैथी चाहिए होती है। वो कितनी बार भी कहे कि तुम नहीं सुन रहे, फिर भी आदमी वही पैटर्न रिपीट करता है। आदमी की सबसे बड़ी कंप्लेन यह है कि वुमेन हमेशा उन्हें बदलने की कोशिश करती है। वुमेन जब प्यार करती है तो उसे लगता है कि उसे मैन को इम्प्रूव करना चाहिए। वो एक होम इम्प्रूवमेंट कमेटी बना लेती है और आदमी उसका मेन प्रोजेक्ट बन जाता है। आदमी रजिस्ट करता है पर वो फिर भी सुझाव देती रहती है। उसे लगता है वह नर्चरिंग कर रही है, लेकिन आदमी खुद को कंट्रोल्ड महसूस करता है। उसे एक्सेप्टेंस चाहिए। इन कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए ऑथर हमें मार्स और वीनस की दुनिया में ले जाता है। मार्शियन की दुनिया पावर, कंपिटेंसी, एफिशिएंसी और अचीवमेंट पर चलती है। वो अपनी स्किल्स प्रूव करने के लिए लगातार कुछ न कुछ करते रहते हैं। उनकी आइडेंटिटी रिजल्ट और अकम्प्लिशमेंट से बनती है। मार्स पर हर चीज इसी वैल्यू सिस्टम को रिफ्लेक्ट करती है। उनके यूनिफॉर्म्स तक कंपिटेंसी दिखाते हैं। मार्शियन लोगों और फीलिंग से ज्यादा ऑब्जेक्ट, चीजें, गैजेट, कार, मशीन में इंटरेस्ट रखते हैं। औरतें रोमांस इमेजिन करती है, आदमी पावर और टेक्नोलॉजी। गोल्स अचीव करना मार्शियन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे जरूरी, वो अपने गोल्स खुद अचीव करना चाहते हैं। ऑटोनॉमी उनके लिए कॉम्पिटेंस का सिंबल है, इसीलिए एडवाइस उन्हें इंसल्ट लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई कह रहा हो, तुम नहीं जानते क्या करना है। मार्शियन अपनी प्रॉब्लम भी शेयर नहीं करते जब तक एक्सपर्ट एडवाइस की जरूरत न पड़े। उनका लॉजिक, जब मैं खुद कर सकता हूं तो किसी और को इन्वॉल्व क्यों करूं। हेल्प मांगना उन्हें वीकनेस लगता है। अगर सच में हेल्प चाहिए तो वो किसी रिस्पेक्टेड व्यक्ति से बात करते हैं। मार्स पर प्रॉब्लम शेयर करना मतलब एडवाइस मांगना होता है। दूसरा मार्शियन तुरंत मिस्टर फिक्सिट बनकर सॉल्यूशन देना अपना ऑनर समझता है। इसी वजह से अर्थ पर भी जब औरतें अपनी फीलिंग्स या प्रॉब्लम बताती है तो आदमी समझता है कि उसे एडवाइस चाहिए। वो प्यार से सॉल्यूशन देने लगता है और उसे लगता है कि वह यूजफुल बन रहा है। इसी से उसे प्यार मिलने लायक महसूस होता है। लेकिन जब औरत उसके सॉल्यूशन के बाद भी अपसेट रहती है तो आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। उसे लगता है कि उसका एफर्ट रिजेक्ट हो रहा है और वो यूजलेस महसूस करता है।
असल में उसे पता ही नहीं कि वीनस पर प्रॉब्लम टॉक करने का मतलब सॉल्यूशन मांगना नहीं बल्कि इमोशनल कनेक्शन होता है। विनशियंस की वैल्यू अलग है। लव, कम्युनिकेशन, ब्यूटी, रिलेशनशिप उनकी आइडेंटिटी, फीलिंग और रिलेशनशिप की क्वालिटी से बनती है। उन्हें फुलफिलमेंट, शेयरिंग और इमोशनल कनेक्शन से मिलती है। वीनस पर हर चीज हार्मनी और कोऑपरेशन को रिफ्लेक्ट करती है। उनके लिए रिलेशनशिप वर्क और टेक्नोलॉजी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्स के बिल्कुल अपोजिट। विनशियन यूनिफॉर्म नहीं पहनती, वो आउटफिट मूड के हिसाब से बदलती है। फीलिंग एक्सप्रेस करना उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन उनका प्राइम फोकस है। फीलिंग शेयर करना गोल अचीव करने से ज्यादा मीनिंगफुल है। उनके लिए बातचीत ही इमोशनल फुलफिलमेंट है। एक आदमी से समझने के लिए अपनी जीत या प्रॉब्लम सोल्व करने वाली सेटिस्फेक्शन से तुलना कर सकता है। वुमेन गोल ओरिएंटेड नहीं, रिलेशनशिप ओरिएंटेड होती है। उनके लिए गुडनेस, लव और केयरिंग एक्सप्रेस करना प्रायोरिटी है। मार्शियन रेस्टोरेंट जाते हैं खाने को आसान बनाने के लिए। वेनेशियन जाते हैं रिलेशनशिप को नर्चर करने के लिए। उनकी बातचीत थेरेपिस्ट पेशेंट जैसी ओपन और इंटीमेट होती है। वीनस पर हर कोई साइकोलॉजी पढ़ता है। पर्सनल ग्रोथ, हीलिंग, स्पिरिचुअलिटी ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा प्लेनेट पार्क, गार्डन और रेस्टोरेंट से भरा है। विनेशियन इंट्यूटिव होती है। सदियों से दूसरों की जरूरतों को समझते समझते उन्होंने सेंसिटिविटी डेवलप की है। उनके लिए बिना पूछे हेल्प करना लव का सबसे बड़ा साइन है, क्योंकि कॉम्पिटेंस उनके लिए इतना बड़ा मुद्दा नहीं। हेल्प देना ऑफेंसिव नहीं होता। उन्हें हेल्प मिलती है तो चेरिस्ड फील होता है, लेकिन यह चीज आदमी को इनकम्पिटेंट और अनलव्ड फील करा सकती है। वेनेशियन बिलीव करती हैं कि जो चीज वर्किंग है उसे और बेटर बनाया जा सकता है। इसीलिए एडवाइस और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देना उनके लिए एक लव का एक्ट है। मार्स पर रूल उल्टा है, डोंट फिक्स इट अनलेस इट इज ब्रोकन। अगर सब कुछ ठीक है तो उसे चेंज मत करो। इसलिए जब औरत किसी बात को इम्प्रूव करने की कोशिश करती है तो आदमी सोचता है वो उसे फिक्स कर रही है, मतलब वो टूटी हुई है। वो ह्यूमिलेशन फील करता है, जबकि औरत समझती है कि वह सिर्फ केयरिंग कर रही है। अगर औरतें मार्स की साइकोलॉजी नहीं समझती तो वह अनजाने में आदमी की फीलिंग हर्ट करती हैं। यहाँ राइटर एक एग्जाम्पल देता है। टॉम और मैरी पार्टी में जा रहे थे। टॉम ड्राइविंग कर रहा था। कई बार ब्लॉक घूमने के बाद भी उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। मैरी ने हेल्प सजेस्ट की। टॉम साइलेंट हो गया। पूरी इवनिंग टेंशन रही। मैरी को समझ ही नहीं आया आखिर क्यों। मैरी के नजरिए से मैं केयर करती हूँ इसलिए हेल्प ऑफर कर रही हूँ। टॉम के नजरिए से तुम मुझे इनकम्पिटेंट समझती हो। मार्स पर अनसोलिकेटेड एडवाइस अल्टीमेट इंसल्ट है। मार्शियन मानते हैं जब तक कोई हेल्प नहीं मांगे तो मानो वो खुद कर सकता है। मैरी को नहीं पता था कि टॉम उस समय वल्नरेबल था। उसे सिर्फ एक्सेप्टेंस चाहिए थी, एडवाइस नहीं। अगर मैरी एडवाइस न देती तो उसके लिए फ्लावर्स देने जैसा गिफ्ट होता। बाद में मैरी ने इसे सीखा। अगली बार जब टॉम रास्ता भूला तो उसने मदद ऑफर करने के लिए खुद को रोक लिया और दिल से उसकी कोशिश की, अप्रिशिएट किया। टॉम ने इसे ट्रस्ट और लव समझा। औरतें अक्सर अनअवेयर होती हैं कि अनसोलिकेटेड एडवाइस मैन को क्रिटिकल लगता है। इंटेंट लविंग होती है पर साउंड क्रिटिकल लगता है, खासकर अगर बचपन में क्रिटिसिज्म का एक्सपीरियंस रहा हो तो। आदमी को छोटा सा काम भी खुद को प्रूव करना इंपॉर्टेंट लगता है। अगर वो मुझे पार्टी तक भी ट्रस्ट नहीं कर सकती तो बड़े कामों में ट्रस्ट कैसे करेगी। आदमी ऐसा फील कर सकता है। मैकेनिकल काम, रास्ता ढूंढना, प्रॉब्लम सोल्व करना, इन चीजों में आदमी खुद को एक्सपर्ट समझते हैं। इन्हीं मोमेंट्स में उन्हें एक्सेप्टेंस की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, एडवाइस की नहीं। अगर आदमी नहीं समझता कि वुमेन अलग तरह से रिएक्ट करती है तो हेल्प करने की कोशिश में भी वह चीजों को वर्स कर सकता है। आदमी को याद रखना चाहिए, वुमेन प्रॉब्लम इसलिए शेयर करती हैं कि वो क्लोज फील करे, ना कि सॉल्यूशंस लेने के लिए। वुमेन सिर्फ फीलिंग शेयर करना चाहती है, लेकिन हस्बैंड बीच में सॉल्यूशन देता रहता है और उसे समझ नहीं आता कि वह क्यों खुश नहीं हुई। राइटर फिर से मैरी और टॉम का एग्जाम्पल देते हैं।
मैरी एग्जॉस्टेड होकर घर आती है और फीलिंग शेयर करती है, इतना काम है, मेरे लिए टाइम ही नहीं। टॉम तुरंत सॉल्यूशन देता है, जॉब छोड़ दो, कुछ और कर लो, वगैरह वगैरह। मैरी अपनी बात जारी रखती है, मुझे सब कुछ लास्ट मोमेंट पर बदलना पड़ता है। टॉम फिर सुझाव देता है, डोंट लिसन टू देम, बस जितना हो सके उतना करो। मैरी कहती है, मैं आज अपनी आंट को कॉल करना भूल गई। टॉम कहता है, डोंट वरी, वो समझ जाएगी। मैरी कहती है, तुम्हें पता है वो किससे गुजर रही है? टॉम, तुम बहुत चिंता करती हो, इसी वजह से अनहैप्पी हो। मैरी गुस्से में बोलती है, क्या तुम सिर्फ सुन नहीं सकते? कन्वर्सेशन के बाद मैरी पहले से ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई। टॉम भी कंफ्यूज था, वह हेल्प करना चाहता था, लेकिन उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग ने सब चीजें खराब कर दी। टॉम नहीं जानता था कि वीनस पर फीलिंग सुनना ही सपोर्ट होता है, सॉल्यूशन देना नहीं। अब राइटर बताता है कि जब टॉम ने सीखा कि सुनना ही बस काफी है, तो टॉम और मैरी की कन्वर्सेशन कुछ बदल गई। अब मैरी, मेरे पास अपने लिए टाइम नहीं है। टॉम गहरी सांस लेकर बोलता है, आज तो बहुत टफ डे था। मैरी, सब कुछ एकदम से चेंज करने को कहते हैं। टॉम, हाँ। मैरी, मैं आंट को कॉल भी नहीं कर पाई। टॉम, ओ नो। मैरी, उसे मेरी जरूरत है, मुझे बुरा लग रहा है। टॉम, तुम बहुत लविंग हो, आओ हग करता हूँ। मैरी हग में रिलैक्स करती है और कहती है, आई फील सो मच बेटर, थैंक्स फॉर लिसनिंग। अब टॉम भी ज्यादा हैप्पी होता है, उसे समझ आया कि लिसनिंग इक्वल टू लव। मैरी ने सीखा कि अनसोलिकेटेड एडवाइस छोड़ दो। दो सबसे कॉमन मिस्टेक। मैन मिस्टेक, जब वुमन अपसेट होती है तो आदमी मिस्टर फिक्स इट बनकर उसकी फीलिंग्स बदलने की कोशिश करता है, सॉल्यूशन देकर उसकी फीलिंग्स को इनवैलिडेट करता है। औरत की मिस्टेक, जब आदमी मिस्टेक करता है तो वुमन उसे सुधारने लगती है। होम इंप्रूवमेंट कमेटी की तरह अनसोलिकेटेड एडवाइस, करेक्शन और क्रिटिसिज्म। मिस्टर फिक्स इट और होम इंप्रूवमेंट कमेटी दोनों ही एक अच्छे ट्रेड्स हैं, प्रॉब्लम सिर्फ टाइमिंग और अप्रोच की है। वुमेन अप्रिशिएट मिस्टर फिक्स इट, लेकिन जब वो अपसेट हो तब नहीं, उन्हें सॉल्यूशन नहीं सिर्फ सुनना चाहिए। मैन अप्रिशिएट इंप्रूवमेंट कमेटी, लेकिन सिर्फ तब जब वो खुद एडवाइस मांगे। अनसोलिकेटेड एडवाइस इज इक्वल टू फीलिंग अनलव्ड और कंट्रोल्ड। जब आदमी महसूस करता है कि औरत उसे इम्प्रूव नहीं कर रही, तो वो नेचुरली एडवाइस मांगने लगता है। डिफरेंसेस समझकर पार्टनर एक दूसरे को सेंसिटिविटीज को रिस्पेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई रजिस्ट करे तो इसका मतलब है कि टाइमिंग या अप्रोच गलत है। जब औरत किसी आदमी के सॉल्यूशंस को रजिस्ट करती है तो आदमी को लगता है कि उसकी कॉम्पिटेंस पर सवाल उठाया जा रहा है। उसे महसूस होता है कि वुमेन उस पर ट्रस्ट नहीं करती, उसे अप्रिशिएट नहीं करती। धीरे धीरे वह केयरिंग बंद कर देता है। ऐसे में उसकी लिसनिंग भी कम हो जाती है। बट अगर आदमी याद रखे कि वुमेन वीनस से है, तो वह समझ सकता है कि वुमेन सॉल्यूशन नहीं बल्कि एम्पैथी और नर्चरिंग चाहती है। आदमी खुद से पूछ सकता है, क्या मैं गलत टाइम पर सॉल्यूशन दे रहा था? क्या उसे सिर्फ सुने जाने की जरूरत थी? ऑथर यहाँ कुछ एग्जाम्पल देते हैं जहाँ आदमी अनजाने में फीलिंग्स को इनवैलिडेट कर देता है या अनवांटेड सॉल्यूशन दे देता है। इन एग्जाम्पल्स में वुमेन क्यों रजिस्ट करती है, यह समझना बहुत जरूरी है। ऑथर ऐसे स्टेटमेंट्स की लिस्ट देता है जो आदमी अनजाने में बोल देता है और औरत की फीलिंग इनवैलिडेट हो जाती है। जैसे कि, अरे पर हम बात तो करते ही हैं, तुम बुरा मत मानो यार, मेरा वो मतलब नहीं था। तो बोलना क्या चाहते हो, पर तुम्हें ऐसा फील नहीं करना चाहिए। ये कैसे बोल दिया, पिछले हफ्ते पूरा दिन तो मैं तुम्हारे साथ ही था, कितना अच्छा टाइम गया था। समझ गया, तुम्हें यही करना चाहिए। अगर इतनी कंप्लेन करनी है तो मत बात करो। इन हर स्टेटमेंट में या तो फीलिंग एक्सप्लेन की जाती है या इनवैलिडेट किया जाता है या तुरंत सॉल्यूशन देकर वुमेन की नेगेटिव फीलिंग को सडनली बदलने की कोशिश होती है। इससे वुमेन रजिस्ट करती है। आदमी का पहला स्टेप यही है कि वो इन स्टेटमेंट्स को बोलना बंद कर दे। लिसनिंग विदाउट इनवैलिडेटिंग और बिना सॉल्यूशन दिए यह बड़ा और जरूरी स्टेप है। रिजेक्ट उसके सॉल्यूशन नहीं, टाइमिंग और डिलीवरी हो रही है तो वह पर्सनली हर्ट नहीं होता।
सुनने की कला सीखने पर धीरे धीरे वह एक्सपीरियंस करता है कि औरत उससे ज्यादा अप्रिशिएट करती है, भले ही शुरुआत में वह अपसेट ही क्यों न हो। जब आदमी औरत के सजेशंस को रजिस्ट करता है तो औरत को लगता है कि वो केयर नहीं करता, उसकी जरूरतें रिस्पेक्ट नहीं हो रही और वह अनसपोर्टेड महसूस करती है। धीरे धीरे उसका भी ट्रस्ट कम होने लगता है। लेकिन अगर औरतें याद रखें कि मैन मार्स से है तो वह समझ पाएगी कि आदमी उसकी जरूरत को नहीं, उसकी अप्रोच को रिजेक्ट कर रहा है। शायद वह अनसोलिकेटेड एडवाइस दे रही है या क्रिटिसिज्म जैसा साउंड कर रही थी, बिना सीधे अपनी जरूरत और रिक्वेस्ट बताए। अब राइटर कुछ औरतों के एग्जाम्पल देता है। वो कुछ ऐसी स्टेटमेंट बोलती हैं जिनसे आदमी को अच्छा नहीं लगता, जैसे कि ये बर्तन अभी भी गीले हैं, इन पर स्पॉट आ जाएंगे, तुम्हारे बाल काफी बढ़ गए हैं, इन्हें कटवा लो, वहां पार्किंग स्पॉट है, गाड़ी घुमा लो, तुम दोस्तों के साथ ही टाइम स्पेंड करना चाहते हो और मेरा क्या, उसे वहां मत रखो, खो जाएगा, तुम्हारा ऑफिस बिल्कुल गंदा है, यहाँ कैसे बैठ के काम कर पाते हो, तुम फिर से रखकर भूल गए, शायद इसे एक स्पेशल जगह रख दो। इन कमेंट्स में हिडन क्रिटिसिज्म होता है जिसे आदमी खुद को प्रॉब्लम महसूस करता है। औरतों को अगर पता ना हो कि सपोर्ट कैसे मांगना है या डिसएग्रीमेंट कैसे एक्सप्रेस करना है तो वह पावरलेस फील करती है। वो एडवाइस देने लगती है ताकि इनडायरेक्टली अपनी जरूरत पूरी हो सके। लेकिन एक्सेप्टेंस प्रैक्टिस करना और अनसोलिकेटेड एडवाइस छोड़ना ये बहुत बड़ा स्टेप है। या ऑथर कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करने को बोलता है। इफ यू आर अ वुमेन, एक हफ्ते तक अनसोलिकेटेड एडवाइस और क्रिटिसिज्म देने से खुद को रोकें। आदमी ज्यादा अटेंटिव और रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं। और इफ यू आर अ मैन, एक हफ्ते तक सिर्फ सुनने की प्रैक्टिस करें। जब वो बोलती हैं तो रिस्पेक्टफुली से सुने, अपनी जुबान को काबू में रखें अगर आपका सॉल्यूशन देने का मन करता है, और आप हैरान होंगे कि औरत आपको कितना अप्रिशिएट करेगी। चैप्टर 3, मैन गो टू देयर केव्स एंड वुमेन टॉक। मैन और वुमेन स्ट्रेस को बिल्कुल अलग तरीके से हैंडल करते हैं। मैन स्ट्रेस्ड होते हैं तो वो फोकस्ड और विड्रॉन हो जाते हैं। वुमेन स्ट्रेस्ड होती है तो वो ओवरवेल्म्ड और इमोशनली इन्वॉल्व्ड हो जाती है। मैन स्ट्रेस से रिलीफ पाता है प्रॉब्लम सोल्व करके, वुमेन स्ट्रेस से रिलीफ पाती है प्रॉब्लम स्टॉक करके। इन डिफरेंसेस को न समझने से अननेसेसरी फ्रिक्शन पैदा होता है। या राइटर टॉम और मैरी का एग्जाम्पल देता है। टॉम घर आता है और न्यूज़ पढ़कर अनवाइंड करना चाहता है। वो दिन भर के प्रॉब्लम से एस्केप करना चाहता है। मैरी भी रिलैक्स करना चाहती है, लेकिन उसे रिलीफ मिलता है दिन भर की बातें शेयर करके। टॉम को लगता है मैरी बहुत बात करती है और मैरी को लगता है टॉम उसे इग्नोर कर रहा है। अंडरस्टैंडिंग की कमी दोनों को दूर करती जाती है। लव कम नहीं था, समस्या डिफरेंसेस को न समझने की थी। टॉम नहीं जानता था कि मैरी को बात करने से रिलीफ मिलता है, और मैरी नहीं जानता था कि टॉम को रीडिंग करके स्ट्रेस से रिलीफ मिलता है। रिजल्ट, दोनों एक दूसरे की जरूरतों को गलत समझने लगते हैं। मार्शियन अपसेट होता है तो वह कभी अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करता जब तक एक्सपर्ट एडवाइस की जरूरत न हो। वह चुप होकर अपनी प्राइवेट गुफा यानी अपने प्राइवेट स्पेस में चला जाता है, जहां वह प्रॉब्लम को मन ही मन सोल्व कर सके। अगर सॉल्यूशन मिल जाए तो वह इंस्टेंटली बेहतर फील करता है और उस गुफा से बाहर आ जाता है। अगर सॉल्यूशन ना मिले तो वह न्यूज़ पढ़ता है, गेम खेलता है और गाड़ी चलाता है। कुछ ऐसा करता है जिससे उसका माइंड डिसएंगेज हो सके और स्ट्रेस कम हो सके। स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो तो वो और ज्यादा चैलेंजिंग एक्टिविटी चुनता है, जैसे रेसिंग, क्लाइंबिंग, कंपीटिंग। और वुमेन के केस में उल्टा होता है। वुमेन जब स्ट्रेस होती है तो वो किसी ट्रस्ट वाले व्यक्ति को ढूंढकर डिटेल में अपने दिन की प्रॉब्लम शेयर करना चाहती है। शेयरिंग ही उसकी हीलिंग है। वीनस पर प्रॉब्लम शेयर करना लव और ट्रस्ट का सिंबल है, नॉट अ बर्डन। उनका ईगो कॉम्पिटेंट दिखने पर नहीं बल्कि लविंग रिलेशनशिप पर डिपेंड करता है। औरतें तब अच्छा महसूस करती हैं जब उसके पास कोई हो जिससे वह फ्रीली फीलिंग और प्रॉब्लम शेयर कर सके। आदमी तब अच्छा महसूस करता है जब वह अपनी प्रॉब्लम खुद सोल्व कर सके। आदमी स्ट्रेस में होता है तो वह अपने दिमाग की गुफा में चला जाता है और एक अर्जेंट या डिफिकल्ट प्रॉब्लम पर फोकस कर देता है। बाकी सबसे उसका ध्यान हट जाता है।
इस समय वह डिस्टेंट, फॉरगेटफुल, अनरिस्पॉन्सिव दिख सकता है। कन्वर्सेशन में भी उसका 5% ध्यान ही अवेलेबल होता है, बाकी 95% प्रॉब्लम में उलझा रहता है। सॉल्यूशन मिलते ही वह तुरंत नॉर्मल हो जाता है, रिलेशनशिप के लिए फिर से अवेलेबल। अगर सॉल्यूशन न मिले तो वह 5% वाली एक्टिविटीज करता है, जैसे टीवी, ड्राइविंग, एक्सरसाइज। वो जिम के केस में वह न्यूज़पेपर पढ़कर ट्रांजिशन करता है अपने काम की प्रॉब्लम से दुनिया की प्रॉब्लम्स पर। इससे अपना स्ट्रेस छोड़ पाता है और फैमिली पर फोकस कर पाता है। टॉम फुटबॉल गेम देखता है, टीम के हर प्ले में वह प्रॉब्लम सोल्व करता है। टीम जीतती है तो उसको सक्सेस फील होती है, हारती है तो वह तुरंत दुखी हो जाता है। दोनों ही केसेस में उसका असली स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। स्पोर्ट्स, न्यूज इवेंट्स, मूवीज, ये सभी आदमी में नेचुरल टेंशन रिलीज लाते हैं। जब आदमी अपनी गुफा में फंसा होता है, वह पार्टनर को क्वालिटी अटेंशन नहीं दे पाता। औरत यह नहीं समझ पाती कि वह कितना स्ट्रेस्ड है, क्योंकि वह प्रॉब्लम शेयर नहीं करता। उसे लगता है कि वह इग्नोर कर रहा है। वुमेन सोचती है कि जैसे वो स्ट्रेस में खुलकर बात करती है, वैसा ही आदमी भी करे। लेकिन जब आदमी अपनी गुफा में होता है तो उसका खुलना अनरियलिस्टिक है, जैसे अपसेट वुमेन का इंस्टेंटली काम हो जाना। मैन गुफा में जाते ही भूल जाता है कि दूसरों को भी प्रॉब्लम हो सकती है। उसका इंस्टिंक्ट कहता है पहले खुद को हैंडल करो और फिर किसी और को। औरत यह रिएक्शन देखकर रजिस्ट करती है और डिमांडिंग टोन में सपोर्ट मांगती है, क्योंकि उसे लगता है कि वह अनकेयरिंग है। लेकिन अगर वह याद रखे कि आदमी मार्स से है, तो वह इसकी इस दूरी को उसकी कोपिंग मैकेनिज्म समझ पाएगी, न कि प्यार कम होने का साइन। दूसरी तरफ आदमी को भी अवेयरनेस नहीं होती कि गुफा में जाने पर वे कितना डिस्टेंट दिखते हैं। अगर वह याद रखें कि वुमेन वीनस से है, तो वह उनकी हर्ट फीलिंग को बेहतर समझ पाएंगे और आर्ग्यूमेंट अवॉइड होंगे। यह राइटर 5 कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग्स बताता है। पहला, शी सेज यू डोंट लिसन, ही सेज आई एम लिसनिंग। मैं तो सब रिपीट कर सकता हूँ। वह 5% माइंड से सुन रहा होता है, लेकिन वुमेन यहाँ अपनी फुल प्रेजेंस चाहती है। जब औरत बोलती है यू आर नॉट इवन हेयर, तो आदमी बोलता है कैसे नहीं हूं, मेरी बॉडी तो यही है। बॉडी प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ प्रेजेंस मिसिंग है। जब औरत बोलती है यू डोंट केयर अबाउट मी, आदमी बोलता है ऑफ कोर्स आई केयर, इसीलिए तो सोल्व कर रहा हूँ। वह सॉल्यूशन को केयरिंग समझता है, लेकिन उसे इमोशनल अटेंशन चाहिए होती है। जब औरत बोलती है आई फील आई एम नॉट इम्पोर्टेंट टू यू, आदमी बोलता है रिडिकुलस, ऑफ कोर्स यू आर। वह प्रॉब्लम फोकस्ड है और उसकी फीलिंग को इनवैलिड कर देता है। पांचवा, जब औरत बोलती है यू हैव नो फीलिंग्स, यू आर इन योर हेड, तो आदमी बोलता है तो और कैसे प्रॉब्लम सोल्व करूं। वह खुद को अनएप्रिशिएट महसूस करता है और उसे औरत की फीलिंग उस समय समझ नहीं आती। औरत आदमी के इस गुफा वाले रिएक्शन को सही तरह से समझे और वह समझे कि यह प्यार की कमी नहीं, एक स्ट्रेस हैंडलिंग का तरीका है। और उसी तरह आदमी भी औरत की हर्ट फीलिंग को समझे और उसे समझे कि वो अपनी फीलिंग्स को सिर्फ शेयर करना चाहती है, तो दोनों को अपनी अपनी फीलिंग शेयर करने का बराबर हक है। अगर औरत अंडरस्टूड महसूस नहीं करती तो उसका हार्ट रिलीज करना मुश्किल हो जाता है। जब एक वुमेन स्ट्रेस होती है तो उसका इंस्टिंक्ट होता है फीलिंग और संभावित प्रॉब्लम्स पर बात करना। तो प्रॉब्लम्स की इंपॉर्टेंस प्रायोरिटाइज नहीं करती, बड़ी हो या छोटी, सब पर बात करके उसे रिलीफ मिलता है। उसे सॉल्यूशन चाहिए ही नहीं, वह समझे जाने और एक्सप्रेस करने से ही ठीक होती है। आदमी स्ट्रेस में एक प्रॉब्लम पर फोकस करता है, वुमेन स्ट्रेस में सारे प्रॉब्लम्स में एक्सपैंड हो जाती है। बात करते करते उसे क्लैरिटी मिलती है। वो पास्ट, फ्यूचर और कभी कभी अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम तक भी डिस्कस कर लेती है। इतना टॉक उसे अच्छा महसूस कराता है। अगर औरत को नहीं सुना जाता तो वह और टॉपिक्स खोलकर बोलती है, कभी कभी दूसरों की प्रॉब्लम्स में भी इमोशनली इन्वॉल्व हो जाती है। यह सब विनेशियन तरीका है स्ट्रेस निपटाने का। आदमी अक्सर रजिस्ट करते हैं क्योंकि मार्शियन सोचता है या तो ब्लेम हो रहा है या एडवाइस मांगी जा रही है। अगर उसे एडवाइस लगती है तो वह मिस्टर फिक्स इट बन जाता है, और अगर उसे ब्लेम लगे तो वह डिफेंड करने लग जाता है। दोनों ही केसेस में सुनना मुश्किल हो जाता है। जब आदमी सॉल्यूशन देता है और वुमेन ठीक नहीं होती तो वह समझता है कि उसकी हेल्प रिजेक्ट हुई है, उसे अनएप्रिशिएशन लगता है।
अगर वह डिफेंड करे तो एक्सप्लेनेशन दी जाएगी, लेकिन वुमेन को वो नहीं चाहिए। उसे केयरिंग और एक समझ चाहिए, फिर वह आगे टॉपिक्स पर अपने आप चली जाती है। आदमी फ्रस्ट्रेट होते हैं जब औरत ऐसी प्रॉब्लम बोलती है जिन्हें वो कुछ नहीं कर सकता। वो डिटेल टॉक से भी इम्पेशेंट हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है डिटेल सॉल्यूशन के लिए जरूरी हो। आसानी तभी होगी जब वह याद रखें, डिटेल्स बात करने से वुमेन को राहत मिलती है। आदमी को प्रॉब्लम बॉटम लाइन चाहिए, सस्पेंस वाला स्टोरी लाइन उसे परेशान करता है। अगर औरत उसे पहले आउटकम बता दे और फिर डिटेल दे तो आदमी कम फ्रस्ट्रेट होगा। यह स्मॉल एडजस्टमेंट दोनों के लिए हेल्पफुल है। चैप्टर 4, हाउ टू मोटिवेट द अपोजिट सेक्स। सेंचुरीज पहले आदमी और औरत अपनी अपनी दुनिया में खुश थे। फिर एक समय ऐसा आया जब दोनों डिप्रेस्ड होने लगे। यही डिप्रेशन बाद में उन्हें एक दूसरे के करीब ले आया। इनका ट्रांसफॉर्मेशन समझकर आज हम सीखते हैं कि मैन और वुमेन अलग तरह से मोटिवेटेड होते हैं। यह अवेयरनेस पार्टनर को सपोर्ट करने में हेल्प करती है। जब आदमी डिप्रेस्ड हुए तो सब अपनी केव्स में चले गए, वे स्टक थे। तब एक आदमी ने टेलीस्कोप से औरत को देखा। उनकी ब्यूटी ने आदमी को इंस्पायर किया और डिप्रेशन से बाहर निकाला। और वो औरत के पास जाने के लिए, मतलब वीनस पर जाने के लिए स्पेसशिप बनाने लगे। जब औरत डिप्रेस्ड हुई, उन्होंने सर्कल बनाकर बात की, पर रिलीफ नहीं मिला। फिर इंट्यूशन से उन्हें विजन मिला कि स्ट्रॉन्ग आदमी आएंगे, उन्हें लव और सपोर्ट देंगे। यह विजन साझा करते ही उनका डिप्रेशन खत्म हो गया। यह मोटिवेशन आज भी सेम है। आदमी तब एम्पावर्ड होते हैं जब वे नीडेड महसूस करते हैं, या नीडेड का मतलब किसी को उनकी जरूरत फील होती है। अगर आदमी को लगे उनकी जरूरत नहीं है तो वह पैसिव और कम एनर्जाइज्ड हो जाता है। लेकिन जब उस पर ट्रस्ट हो और उसे अप्रिशिएट किया जाए तो वह और ज्यादा पॉजिटिव रहता है। वुमेन तब एम्पावर्ड होती है जब वे चेरिश्ड फील करती हैं। अगर वुमेन चेरिश्ड न फील करे तो वो अवर रिस्पॉन्सिबल और एग्जॉस्टेड होने लगती है। लेकिन केयर और रिस्पेक्ट मिलने पर वह अपने आप को फुलफिल्ड फील करती है। एक आदमी का लव में पड़ना उसी तरह है जैसे पहले मार्शियन वेनिशियन को टेलीस्कोप से देखता था। डिप्रेस्ड और लॉस्ट मार्शियन को वेनिशियन की ब्यूटी और ग्रेस ने ट्रांसफॉर्म कर दिया। इस ग्लिम्स ने पहली बार उसे किसी और की परवाह करना सिखाया। उसका डिप्रेशन अपने आप खत्म हो गया। आदमी में विन और लूज फिलॉसफी थी, मैं जीतूं तुम हारो फर्क नहीं पड़ता। यह एटीट्यूड सेंचुरीज तक ठीक चला, पर प्यार ने उन्हें बदल दिया। अब वे चाहते थे कि उनके साथ औरतें भी जीते। स्पोर्ट्स आज भी इसी मार्शियन माइंडसेट का एक्सटेंशन है। जैसे टेनिस में विन करने के लिए दूसरों को लूज करवाना पड़ता है, लेकिन रिलेशनशिप में विन और लूज एटीट्यूड नुकसान करता है। अगर मैं अपनी नीड्स अपने पार्टनर की कीमत पर पूरा करूं तो रिसेंटमेंट और कॉन्फ्लिक्ट तय है। सक्सेसफुल रिलेशनशिप का सीक्रेट है कि दोनों जीते। पहले मार्शियन के लव में पड़ते ही उसने बाकी मार्शियन को भी टेलीस्कोप दिए। जल्द ही सबकी डिप्रेशन खत्म हुई और वे भी वेनिशियन से अट्रैक्ट होने लगे। यह राइटर मार्शियन और वेनिशियन के आपस के डिफरेंस को बताता है। मार्शियन का हार्ड होना, वेनिशियन का सॉफ्ट होना, मार्शियन का कूल होना, वेनिशियन का वार्म होना। ये एक परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट जैसा लगा। कई वुमेन नेचुरली ये सिग्नल देती है रिलेशनशिप की शुरुआत में एक सबटल लुक देकर, जो कहता है तुम मुझे खुश कर सकते हो। यह लुक आदमी को करीब आने और फियर ओवरकम करने में हेल्प करता है। लेकिन बाद में प्रॉब्लम्स आने पर वुमेन यह मैसेज देना भूल जाती है, जिसकी उसे अब भी जरूरत होती है। आदमी अब सिर्फ प्रूव करने से सेटिस्फाइड नहीं थे, वे विन विन फिलॉसफी की ओर बढ़ रहे थे। अपने पावर को दूसरों की सर्विस में यूज करना चाहते थे, खासकर वेनिशियन के लिए। वेनिशियंस को देखकर मार्शियन ने स्पेसशिप बनाने शुरू किए। पहली बार वे अनसेल्फिश फीलिंग महसूस कर रहे थे। इसी तरह जब एक आदमी लव में होता है, वह बेस्ट बनने के लिए मोटिवेटेड होता है। उसका हार्ट ओपन होता है और वह अपनी पोटेंशियल प्रूव करने को तैयार रहता है।
प्यार उसे सेल्फ सेंटर्ड लाइफ से उठाकर गिविंग और केयरिंग मोड में ले जाता है। पार्टनर की हैप्पीनेस उसकी खुद की हैप्पीनेस बन जाती है, उसके भीतर हायर पर्पस जागता है। लेकिन जब उसे फील होता है कि वह सक्सीड नहीं कर सकता, तो वह फिर से अपने पुराने सेल्फिश पैटर्न में लौट जाता है। कई मैन भूखे होते हैं लव देने के लिए, लेकिन उन्होंने अपने फादर को सफल होते नहीं देखा, इसलिए उन्हें पता भी नहीं कि गिविंग भी फुलफिलमेंट देता है। रिलेशनशिप फेल होते ही वो केव में चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें नीडेड फील नहीं होता। मैन को मोटिवेट रखने के लिए एप्रिसिएशन, ट्रस्ट और एक्सेप्टेंस चाहिए। नॉट बीइंग नीडेड उसके लिए स्लो डेथ जैसा है। एक वुमेन के लव में पड़ने का प्रोसेस उसी विजन जैसा था जैसे पहले वेनिशियन ने देखा था कि स्ट्रॉन्ग मार्शियन आएंगे, केयर और सपोर्ट देंगे। वेनिशियन डिप्रेस्ड थी क्योंकि वो आइसोलेटेड महसूस करती थी। उन्हें रिलीफ तब मिला जब उन्हें बिलीव हुआ कि हेल्प ऑन द वे है। वुमेन के लिए सपोर्टेड फील करना बेहद जरूरी है। अगर वह अपसेट, ओवरवेल्म्ड या होपलेस हो तो उसे सबसे ज्यादा चाहिए कंपेनियनशिप, किसी का साथ जो केयर करता है। एम्पैथी, वैलिडेशन और कंपैशन, ये चीजें वुमेन को रिसेप्टिव बनाती है। आदमी ये नहीं समझ पाता क्योंकि मार्शियन इंस्टिंक्ट कहता है अपसेट हो तो अकेले रहो। इसीलिए आदमी या तो उसे अकेला छोड़ देता है या प्रॉब्लम सोल्व करने लगता है। ये दोनों बातें गलत है। वुमेन को उस समय क्लोजनेस और लिसनिंग चाहिए। फीलिंग शेयर करते करते उसे याद आता है कि वह वर्ती है, लव्ड है। उसे प्यार पाने के लिए खुद को थकाना नहीं पड़ता। वह रिलैक्स करती है, गिविंग कम करती है, रिसीविंग ज्यादा, क्योंकि वह डिजर्व करती है। औरतें अपनी डिप्रेशन से निपटने के लिए अपनी फीलिंग शेयर कर रही थी। टॉक करते करते उन्हें असली रीजन मिला। वे बहुत ज्यादा गिविंग से थक चुकी थी। हमेशा दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना, हमेशा शेयर करना, ये सब उन्हें भारी लगने लगा। उन्हें भी चाहिए था ऑफ टाइम, थोड़ा खुद के लिए जीना, किसी ऐसे के साथ जिसे वो टेक केयर ना करे बल्कि जो उन्हें इमोशनल सपोर्ट दे। और मार्शियन इसके लिए परफेक्ट थे। मार्स और वीनस दोनों एक नए चरण पर पहुंच रहे थे। अब विनेशियन को रिसीव करना सीखना था और मार्शियन को गिव करना। जैसे जैसे वुमेन मैच्योर होती है, वो समझती है कि उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किया है, कई बार खुद को खो दिया पार्टनर को खुश करने में। और जैसे जैसे आदमी मैच्योर होते हैं, वे समझते हैं कि वे दूसरों को कैसे सर्व कर सकते हैं, कैसे रिस्पेक्ट दे सकते हैं। वुमेन मैच्योर होते होते गिविंग पर लिमिट्स लगाना सीखती है ताकि वो रिसीव भी कर सके। मैन मैच्योर होते होते इफेक्टिव गिविंग सीखता है, कैसे बिना खुद को खोए कंट्रीब्यूट किया जाए। जब औरत रियलाइज करती है कि उसने बहुत ज्यादा दिया है, वह अक्सर पार्टनर को ब्लेम करती है क्योंकि उसे उतना वापस नहीं मिला जितना वो डिजर्व करती थी। लेकिन रिलेशनशिप बेहतर बनाने के लिए उसे यह समझना होगा कि वह भी इस इम्बैलेंस में हिस्सा थी, क्योंकि उसने खुद को ओवरगिव करने दिया। उसी तरह अगर आदमी ने कम दिया तो उसे वुमेन को ब्लेम नहीं करना चाहिए कि वह नेगेटिव या अनरिसेप्टिव है। ब्लेम किसी भी तरफ से हो काम नहीं करता। और इसका सॉल्यूशन क्या है? अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट, कंपैशन, एक्सेप्टेंस और सपोर्ट। अगर वुमेन रिसेंटफुल हो जाए तो मैन ब्लेम करने की बजाय कंपैशन दिखाए, सपोर्ट दे, लिसन करे। इवन अगर शुरुआत ब्लेम जैसी लगे, छोटे छोटे केयरिंग जेस्चर करे ताकि वह फिर से खुल सके। अगर आदमी कम दे रहा हो तो वुमेन उसे ब्लेम न करे, उसकी इम्परफेक्शन एक्सेप्ट करें, ट्रस्ट रखें कि वह देना चाहता है। उसके दिए हुए स्मॉल एफर्ट्स को अप्रिशिएट करें और जेंटली उसको सपोर्ट के लिए बोलती रहें। सबसे जरूरी बात, वुमेन को अपनी बाउंड्रीज पहचाननी होगी। उसे समझना होगा कि कितना गिव करना उसके लिए ठीक है, जहां से रिसेंटमेंट शुरू न हो। पार्टनर से स्कोर बराबर कराने की बजाय उसे खुद रेगुलेट करना होगा वह कितना दे सकती है। या राइटर जिम और सुजैन का एग्जाम्पल देते हैं। जिम और सुजैन काउंसलिंग में आए। सुजैन डाइवोर्स चाहती थी। उसका कहना था कि वह 12 साल से ज्यादा सिर्फ दे ही रही है और जिम वापस में उसे बहुत कम देता है। सेल्फिश है, अनरोमांटिक और कंट्रोलिंग है। वह थक चुकी है। 6 महीने की थेरेपी में उन्होंने रिलेशनशिप को हील करने के 3 स्टेप्स सीखे। पहला, मोटिवेशन। राइटर ने जिम को समझाया
कि सुजैन के अंदर 12 साल का रिसेंटमेंट जमा है। उसे बचाने के लिए जिम को बहुत सुनना होगा। पहले 6 सेशन में सुजैन ने फ्रीली अपनी फीलिंग्स बताए और जिम ने पेशेंस से सिर्फ सुना। जब जिम ने सच में सुजैन का पेन समझा तो वह मोटिवेट हुआ और कॉन्फिडेंट हुआ कि वह अपने अंदर चेंज ला सकता है। सुजैन भी मोटिवेट हुई जब उसे लगा कि जिम उसकी फीलिंग को वैलिडेट कर रहा है। स्टेप 2, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बारी थी। जिम मानता था कि उसने सपोर्ट नहीं दिया और सुजैन का मानना था कि उसने बाउंड्रीज नहीं रखी। जिम ने डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर के लिए माफी मांगी। सुजैन ने ये एक्सेप्ट किया कि ओवर गिविंग और लिमिट न रखना उसकी प्रॉब्लम का हिस्सा था। स्टेप 3, प्रैक्टिस। अब दोनों को बाउंड्री सेट और रिस्पेक्ट करना सीखना था। मिस्टेक अलाउड थे, यह उनका सेफ्टी नेट था। सुजैन ने प्रैक्टिस किया, मुझे बात करने का तरीका पसंद नहीं, यह फीलिंग बंद करो वरना मैं रूम छोड़ दूंगी। कुछ देर बाद जिम ने येलिंग बंद कर दिया और कुछ देर बाद जिम ने येलिंग बंद कर दी। रिक्वेस्ट जिनसे वह रिसेंट होती थी, वह कहती नहीं मुझे रिलैक्स करना है या नहीं आज मैं बिजी हूँ। जिम उसकी टायर्डनेस समझने लगा, जैसे कि उनकी वेकेशंस का एग्जाम्पल। जब जिम ने मना किया तो सुजैन बोली ठीक है मैं अकेली चली जाऊंगी। जिम ने तुरंत शेड्यूल बदलकर साथ चलना चाहा। कन्वर्सेशन में इंटरप्शन पर वह बोली मैं फिनिश्ड नहीं हूँ, प्लीज हियर मी आउट, और जिम ने फिर से सुनना शुरू किया। सुजैन की सबसे कठिन प्रैक्टिस थी आस्किंग फॉर व्हाट शी वांट्स। वह सोचती थी मैंने इतना किया अब क्यों मांगू, पर उसे सिखाया गया पार्टनर से मैजिकली एक्सपेक्टेशन रखना अनरियलिस्टिक है। जिम की सबसे कठिन प्रैक्टिस थी सुजैन के नई लिमिट को एक्सेप्ट करना और एक्सपेक्ट न करना कि वह हमेशा की तरह अकोमोडेटिंग रहेगी। उसे समझ आया कि यह चेंज जितना उसके लिए कठिन है उतना ही सुजैन के लिए भी। जब आदमी बाउंड्रीज फेस करता है वह ज्यादा देने के लिए मोटिवेटेड होता है। रिस्पेक्टिंग लिमिट्स उसे अपने बिहेवियर पैटर्न्स को क्वेश्चन करने में हेल्प करता है और चेंज यहीं से शुरू होता है। जब वुमेन लिमिट सेट करती है वह ग्रेजुअली रिलैक्स करती है, रजिस्ट नहीं करती और बेहतर तरीके से रिसीव करना सीखती है। जब औरत समझती है कि वह सचमुच प्यार डिजर्व करती है तभी आदमी को देने का मौका देती है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है अगर उसे रियलाइजेशन 10 साल की ओवर गिविंग के बाद आता है तो वह दरवाजा बंद करना चाहती है। उसका फील कुछ ऐसा होता है मैंने इतना दिया, तुमने इग्नोर किया, अब मैं कुछ नहीं दूंगी, मुझे हर्ट नहीं होना। कई बार महिलाओं को रीएश्योर किया गया कि बेटर रिलेशनशिप पाने के लिए उन्हें ज्यादा देने की जरूरत नहीं, अगर वह कम देगी तो भी पार्टनर ज्यादा देने लगेगा। जब वुमेन जागती है और अपने नीड्स याद करती हैं तो मैन भी पैसिव स्टेट से जागना शुरू करता है और बदलाव लाना चाहता है। वह धीरे धीरे केव से बाहर आता है, स्पेसशिप्स बनाना शुरू करता है, मतलब रिलेशनशिप में एफर्ट डालता है। इसी तरह अगर मैन रोमांटिक या लविंग बनना चाहे तो वुमेन भी धीरे धीरे ओपन होने लगती है। रिसेंटमेंट्स हील होने में समय लगता है लेकिन ये पॉसिबल है। जब एक पार्टनर बदलता है तो दूसरा भी बदलने लगता है। ये नेचर का मैजिक कोइंसिडेंस है। जब हम रेडी होते हैं रिसीव करने के लिए तभी हमें सही आंसर और सपोर्ट मिलता है। आदमी का सबसे गहरा डर है कि मैं अच्छा नहीं हूँ, इनकम्पिटेंट हूँ। इस डर से बचने के लिए वह पावर, सक्सेस और कॉम्पिटेंस पर फोकस करता है। जो वह डरता है वह अनकेयरिंग लगता है। जिस तरह वुमेन रिसीविंग से डरती है मैन गिविंग से डरते हैं, क्योंकि गिविंग में रिस्क होता है फेलियर, करेक्शन, डिसअप्रूवल। चाइल्डहुड में जब उसके एफर्ट्स अननोटिस्ड या अनअप्रिशिएट हुए उसने एक गलत बिलीफ बना लिया कि मैं अच्छा नहीं हूँ, इसलिए वह फेल होने से बचने के लिए गिविंग अवॉइड करता है। पर विडंबना यह है जितना ज्यादा वह केयर करता है उतना ज्यादा ही वह फेल होने से डरता है और गिविंग कम कर देता है। कभी कभी इनसिक्योरिटी में वह प्रिटेंड करता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर। लेकिन सक्सेस पाने के बाद मार्शिया ने सीखा कि वह हमेशा से इनफ थे। हर फेलियर ने उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाया। आदमी को समझना होगा गलतियां करना ठीक है, फेल होना ठीक है और उसे सब कुछ जानने की जरूरत नहीं। या राइटर एक औरत की कहानी बताता है। उसका पार्टनर कमिटमेंट से डरता था, लेकिन जब उसने कहा कि गरीब भी हो तो भी मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ,
अगले दिन उसने प्रपोज कर दिया। उसे एक्सेप्टेंस चाहिए थी ताकि वह फील कर सके कि वह गुड इनफ है। जिस तरह वुमेन रिजेक्शन से सेंसिटिव होती है, मैन फेलियर की फीलिंग से सेंसिटिव होते हैं। जब वुमेन अनहैप्पी होती है तो उसे लगता है कि वह फेल हो गया। उसका डीपेस्ट फियर ट्रिगर हो जाता है कि मैं इनफ नहीं हूँ। इसलिए कई बार वो लिसनिंग में स्ट्रगल करते हैं। उन्हें भी लव और रीएश्योरेंस चाहिए कि वह एडिक्वेट है और उनके एफर्ट्स मैटर करते हैं। अगर कोई बॉय अपने पिता को, अपनी मदर को फुलफिल करते हुए देखता है तो वह बड़ा होकर कॉन्फिडेंट होता है। वह रिलेशनशिप चला सकता है, कमिटमेंट से नहीं डरता, अपनी मिस्टेक्स एक्सेप्ट करता है, अपोलोजाइज करता है और फॉरगिवनेस एक्सपेक्ट करता है। लेकिन जिन बॉयज के पास ऐसे रोल मॉडल्स नहीं होते, उनके लिए रिलेशनशिप चलाना ऐसा है कि ट्रेनिंग के बिना जंबो जेट उड़ाना। ऐसा है जैसे ट्रेनिंग के बिना जंबो जेट उड़ाना। टेक ऑफ कर लेंगे, क्रैश होना तय है। कई बार लोग इसलिए रिलेशनशिप छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें सही ट्रेनिंग मैनुअल कभी नहीं मिला। चैप्टर 5, स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस। जब मार्शियन और विनेशियन पहली बार साथ आए, उन्होंने वही रिलेशनशिप प्रॉब्लम मिली जो आज कपल फेस करते हैं। लेकिन एक बड़ा फर्क था, वो जानते थे कि वो अलग हैं, इसीलिए मिसअंडरस्टैंडिंग को पर्सनल नहीं लेते थे। उनके पास एक ट्रांसलेटर होता था। किसी भी कंफ्यूजन पर वो लड़ते नहीं थे, बस फ्रेज डिक्शनरी खोलकर एक दूसरे का मतलब समझते। इसे ट्रस्ट और एक्सेप्टेंस बना रहता था। जब एक वुमेन कहती आई फील लाइक यू नेवर लिसन, तो नेवर लिटरल मीनिंग में नहीं होता। वो सिर्फ अपनी फ्रस्ट्रेशन और इंटेंसिटी दिखा रही होती है। वुमेन फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए सुपरलेटिव्स, मेटाफर और जनरलाइजेशन यूज करती है। मैन इन्हें लिटरल ले लेते हैं और यही से कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। आगे राइटर कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं जिनमें वो बताते हैं कि वुमेन क्या कहती हैं, आदमी उन्हें कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। हम कभी बाहर नहीं जाते। आदमी बोलते हैं ऐसा नहीं है, पिछले हफ्ते तो गए थे, मुझे सब भूल जाना चाहिए। अरे ये क्या बात हुई, कुछ भी ठीक से काम नहीं कर रहा। आदमी बोलता है मतलब मेरी गलती बता रही हो। हम हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं, नहीं तो फ्राइडे को कितने आराम से थे। या वुमेन की इंटेंशंस सिर्फ फीलिंग एक्सप्रेस करना है और मैन की इंटरप्रिटेशन इंफॉर्मेशन एनालाइज करना। यही लैंग्वेज डिफरेंस कम्युनिकेशन को टफेस्ट बना देती है। आदमी और औरत एक दूसरे के वर्ड को लिटरल लेते हैं, इसीलिए मिसअंडरस्टैंडिंग जल्दी होती है। मैन स्पीच को फैक्ट्स की तरह समझते हैं, जबकि वुमेन वर्ड से फीलिंग एक्सप्रेस करती है। इसी गैप की वजह से सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट आता है, आई डोंट फील हर्ड। लेकिन पुरुष इसे ऐसे लेते हैं, अगर वो सुनकर रिपीट कर सकता है तो मतलब उसने सुना। पर असल मीनिंग कुछ ऐसा होता है, तुम मेरी बातों का असली मीनिंग, मेरी फीलिंग नहीं समझ रहे। थोड़ा इंटरेस्ट दिखाओ, थोड़ी केयर दिखाओ। अगर पुरुष ये समझ जाए तो आर्गुमेंट बहुत कम हो जाएंगे। जब भी कपल आर्गुमेंट के करीब पहुंचते हैं, ज्यादातर रीजन यही होता है, उन्होंने गलत ट्रांसलेशन सुना है। पुराने मार्शियन को ये बात पता थी, इसलिए ट्रबल आते ही वे अपनी वेनेशियन मार्शियन फ्रेज डिक्शनरी खोल लेते थे और सही मीनिंग समझकर शांत रहते। वुमेन अपसेट होने पर जनरलिटीज, सुपरलेटिव्स और ड्रामेटिक वर्ड यूज करती है। ये हिडन रिक्वेस्ट होती है, डायरेक्ट मांग नहीं। वीनस पर ये लैंग्वेज सब समझते थे, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं था। अब राइटर उन पुराने एग्जाम्पल्स को डिक्शनरी ट्रांसलेशन के मतलब समझते हैं। जब औरत बोलती है वी नेवर गो आउट, तो यहाँ मीनिंग है मुझे बाहर जाने का मन है, मुझे तुम्हारे साथ टाइम बिताना अच्छा लगता है, क्या हम डिनर पर चले। विदाउट ट्रांसलेशन आदमी समझता है तुम लेजी, बोरिंग और अनरोमांटिक हो। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल, जब औरत बोलती है आई वॉन्ट टू फॉरगेट एवरीथिंग, इसका मतलब आज का दिन बहुत ओवरवेलमिंग था, मुझे बस किसी की एम्पैथी चाहिए, बिना सॉल्यूशन, थोड़ा नर्चर कर दो। आदमी विदाउट ट्रांसलेशन क्या समझता है, मैं अनहैप्पी हूं और तुम अच्छे पार्टनर नहीं हो। वुमेन की हर जनरल स्टेटमेंट के पीछे एक सिंपल इमोशनल रिक्वेस्ट होती है,
अगर पुरुष इसे समझ ले तो उसे लगेगा कि सपोर्ट देना एक्चुअली काफी आसान है। वुमेन चाहती है कि पुरुष सपोर्टिव क्वेश्चन पूछे, व्हाट हैपेंड टुडे, हाउ डिड यू फील, व्हाट एल्स, और बीच बीच में रीएश्योरिंग साउंड दे। ओ वीनस पर ये नॉर्मल था। मार्शियन ने साउंड कभी सुने ही नहीं थे। विदाउट ट्रांसलेशन पुरुष ऐसा सुन लेते हैं, तुम बोरिंग हो, अनकेयरिंग हो और मैं तुमसे खुश नहीं हूं। अब बात आती है साइलेंस की, जो वुमेन के लिए सबसे कंफ्यूजिंग चीज है। वीनस पर साइलेंस कभी नहीं होता था। वीनस पर साइलेंस कभी नहीं होता था, इसलिए आज भी वुमेन सोचती हैं वो सुन नहीं रहा, वो इग्नोर कर रहा है। लेकिन सच ये है, मैन थिंक साइलेंटली, वुमेन स्पीक टू डिस्कवर व्हाट दे फील। आदमी पहले अंदर प्रोसेस करते हैं और फिर बोलते हैं। ये प्रोसेस कुछ मिनट्स या आवर्स भी ले सकते हैं, और अगर उसे इंफॉर्मेशन कम हो तो बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। आदमी का साइलेंस असल में मतलब है, मैं सोच रहा हूं, अभी जवाब तैयार नहीं। लेकिन महिला अक्सर सुनती है कि तुम इम्पोर्टेंट नहीं हो, मैं परवाह नहीं करता। यही मिसअंडरस्टैंडिंग संघर्ष पैदा करती है। जब आदमी साइलेंट हो जाता है, वुमेन अक्सर वर्स इमेजिन कर लेती है। ही हेट्स मी, ही डजंट लव मी। ये उसके डीपेस्ट फियर ट्रिगर कर देता है। अगर वह मुझे रिजेक्ट कर दे तो मैं कभी प्यार नहीं पाऊंगी। महिलाओं के लिए साइलेंस थ्रेटनिंग लगता है, क्योंकि अक्सर वुमेन साइलेंस तभी करती है जब वो हर्टफुल बात कहने वाली हो या ट्रस्ट खत्म हो गया हो। इसलिए वो इनसिक्योर हो जाती है जब पुरुष चुप हो जाता है। जब दूसरी औरत सुनती है, वो बीच बीच में रीएश्योरिंग साउंड देती है। ओ इनके बिना पुरुष की साइलेंस और थ्रेटनिंग लग सकती है। वुमेन को सीखना होगा, जब मैन अपसेट होते हैं तो ऑटोमेटिकली अपनी केव में चले जाते हैं। उस केव में कोई भी अलाउड नहीं, न दोस्त न पार्टनर। अगर आप उसे वहीं लीव कर दे, थोड़ी देर में वह बाहर आ जाएगा और सब ठीक होगा। वीनस का रूल अपसेट दोस्त को छोड़कर नहीं जाना, ये मार्स पर लागू नहीं होता। यहाँ राइटर आदमियों की वो कई वजह बताते हैं जिससे वो सडनली साइलेंट हो जाते हैं। जैसे उसे अकेला सोचना होता है और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ढूंढना होता है। उसके पास अभी कोई आंसर नहीं होता, पहले अंदर ही अंदर सोचना पड़ता है। वह अपसेट या स्ट्रेस्ड होता है या खुद को कूल डाउन करने के लिए चुप रहता है, ताकि कुछ रिग्रेट करने वाली बात न कह दे। कभी कभी वह खुद को खो देता है। ज्यादा इंटीमेसी से उसे लगता है कि उसकी सेंस ऑफ सेल्फ हो रहा है, तब वह दूरी देकर खुद को वापस बैलेंस करता है। अब राइटर औरतों के बारे में बताता है कि वो क्यों बात करती है। पहला, इंफॉर्मेशन शेयर या कलेक्ट करने के लिए, अपनी बात समझने के लिए। वुमेन टॉक टू थिंक, अपसेट होने पर बोलकर हल्का होने के लिए। इंटीमेसी बनाने के लिए, इनर फीलिंग शेयर करके कनेक्शन बढ़ता है। महिलाओं को समझना होता है, जब आदमी साइलेंट है उसे फोर्स मत करो बात करने के लिए। वह अपनी केव में है और अभी रेडी नहीं है कुछ भी बोलने के लिए। नेटिव अमेरिकन ट्रेडिशन में मदर्स यंग ब्राइड्स को सिखाती थी, जब पुरुष अपसेट हो वह अपनी केव में जाएगा, डरो मत, वह वापस आएगा। लेकिन उसकी केव के अंदर कभी मत जाना, वहां एक ड्रैगन होता है और अगर तुम जबरदस्ती करोगी तो वो तुम्हें जला देगा। वुमेन को अक्सर तब भी चोट लग जाती है जब वे आदमी के छोटे और संक्षिप्त जवाबों को गलत समझ लेती है। ये छोटे रिप्लाईज असल में वार्निंग सिग्नल होते हैं कि वह केव में है या केव में जाने वाला। जब वुमेन पूछती है व्हाट्स द मैटर, तो मार्शियन बस इतना कहता है, इट्स नथिंग या आई एम ओके। ये सिग्नल होते हैं कि उसे स्पेस चाहिए। वीनस पर लोग फीलिंग एक्सप्लेन करते थे, मार्स पर मैन बस छोटा जवाब देकर खुद ही प्रोसेस करते हैं। वुमेन अगर इंसिस्ट करे तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है। यहाँ राइटर 6 कॉमन एब्रिवेटेड वार्निंग साइंस बताते हैं। जैसे जब आदमी बोलता है आई एम ओके, तो औरत रिस्पॉन्ड करती है आई नो कुछ रॉन्ग है, बताओ। जैसे आदमी बोले इट्स नथिंग, औरत बोलती है आई वांट टू हेल्प, क्या बात है। आदमी बोले इट्स नो बिग डील, पर कुछ तो है जो परेशान कर रहा है। आदमी बोले इट्स नो प्रॉब्लम, बट ये प्रॉब्लम है, मैं हेल्प कर सकती हूँ। पुरुष इन छोटे वाक्यों से स्पेस मांगते हैं, लेकिन महिलाएं उन्हें इनविटेशन की तरह लेती हैं और वो आगे पूछती रहती हैं।
अब राइटर फिर से द मार्शियन और विनीशियन की फ्रेज डिक्शनरी खोलता है। वहाँ आई एम ओके का रियल मीनिंग है मैं संभाल सकता हूँ, मुझे हेल्प की जरूरत नहीं, प्लीज वरी मत करो, मुझे अकेले में स्पेस दो। विदाउट ट्रांसलेशन वुमेन क्या सुनती है? यू डोंट केयर, यू डोंट ट्रस्ट मी, यू आर हाइडिंग समथिंग। फिर वही डिक्शनरी में अगर हम बोलें कि आई एम फाइन, तो वहाँ क्या मतलब होगा? मैं अपसेट हूँ पर मैनेज कर रहा हूँ, अगर कोई जरूरत हुई तो मैं खुद पूछूंगा। विदाउट ट्रांसलेशन और इसका क्या मतलब लेती है? यह मैटर मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं, तुम्हारी फीलिंग भी नहीं। जैसे जब आदमी बोले इट्स नो प्रॉब्लम, तो इसका रियल मीनिंग है ये काम मैं हैप्पीली कर दूंगा, इट्स माई प्लेजर। और औरत विदाउट ट्रांसलेशन क्या समझती है? ये प्रॉब्लम है ही नहीं, तुम क्यों चीजें कॉम्प्लिकेट कर रही हो। सेमिनार्स में जो केव और ड्रैगन की बात आती है तो वुमेन हमेशा राइटर से पूछती है उसके केव में रहने का टाइम कैसे कम करें। मैन का जवाब लगभग हमेशा एक जैसा होता है, जितना ज्यादा वुमेन उसे बाहर लाने की कोशिश करेगी उतना ज्यादा वो केव में रुकता है। मैन ये भी कहते हैं अगर वो फील करें कि उसकी पार्टनर उसके केव टाइम को डिसअप्रूव कर रही है तो वह और गहराई में चला जाता है, इवन वैन अगर वो बाहर आना भी चाहे। जब मैन केव में जाता है तो वो स्ट्रेस्ड या वुंडेड होता है, खुद ही समस्या सोल्व करने की कोशिश करता है। अगर वुमेन उसे वहीं सपोर्ट दे जो वह चाहती है तो उल्टा नुकसान होता है। फिर राइटर यहाँ कुछ तरीके बताता है कि हाउ टू सपोर्ट अ मैन जब वो अपने केव में होता है। उसके विड्रॉ होने को गलत मत समझो। सेकंड, सॉल्यूशन ऑफर मत करो, उसकी फीलिंग्स खोदने के लिए क्वेश्चंस मत पूछो। केव के बाहर बैठकर वेट मत करो, चिंता मत करो, उसे लेकर पीटी महसूस मत करो। कुछ ऐसा करो जो तुम्हें खुश करे। अगर तुम्हें बात करने की जरूरत है लेटर लिख दो ताकि वो बाद में पढ़े। अगर नर्चर चाहिए किसी फ्रेंड से बात करो, उसे सिंगल सोर्स ऑफ फुलफिलमेंट मत बनाओ। मैन चाहते हैं कि उनकी औरत ट्रस्ट करे कि वो अपनी प्रॉब्लम संभाल सकता है। यह उसके ऑनर, प्राइड और सेल्फ एस्टीम के लिए बहुत जरूरी है। वुमेन के लिए वरी न करना मुश्किल होता है क्योंकि चिंता करना भी उनका प्यार दिखाने का एक तरीका है। लेकिन आदमी चाहता है कि वह हैप्पी रहे ताकि उसे एक प्रॉब्लम कम लगे। विडंबना यह है कि आदमी प्यार दिखाते हैं चिंता ना करके। वे कहते हैं डोंट वरी, यू कैन हैंडल इट, एवरीथिंग विल वर्क। वुमेन इसे कोल्डनेस समझती है पर यह उनकी स्पोर्ट लैंग्वेज होती है। जब वह केव में हो तो उसकी मदद कैसे होती है? अगर वुमेन हैप्पी, रिलैक्स्ड और बिजी है तो आदमी के लिए बाहर आना जाना आसान हो जाता है। उसके लिए रिलीफ होता है कि उसे अपनी पार्टनर की दुखी एनर्जी से नहीं जूझना पड़ेगा। वीनस पर भी यही रूल था। जब मार्शियन केव में जाता, वेनेशियन शॉपिंग या घूमने निकल जाती। बोनी जो कि राइटर की वाइफ है वह भी यही करती है। जब वह देखती है कि जॉन केव में है वह शॉपिंग चली जाती है। जॉन को गिल्ट नहीं होता और वो आसानी से रिवाइव होकर वापस आ जाता है। जब वह बाहर आने लगता है, इंटरेस्ट या हल्की बातचीत से संकेत देता है। तभी वो मैं जेंटली पूछ सकती है जब तुम फील करो बात करने का मन हो मुझे बताना, मैं टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। ये सॉफ्ट सिग्नल होता है, बिना प्रेशर, बिना डिमांड। जब आदमी केव के बाहर भी होता है वो चाहता है कि उसे ट्रस्टेड फील कराया जाए। उसे अनसोलिकेटेड एडवाइस या सिंपैथी पसंद नहीं होती। उसे लगता है कि उसे खुद प्रूव करना है, बिना किसी की हेल्प के काम पूरा करना ही उसकी असली जीत है। वुमेन के लिए एक स्पोर्टी रिलेशनशिप फेदर इन हर कैप होता है, लेकिन पुरुषों के लिए खुद से काम करना उनका फेदर इन कैप है। ए मैन फील सपोर्टेड व्हेन शी कम्युनिकेट्स आई ट्रस्ट यू जब तुम खुद हेल्प ना मांगो। लेकिन यह सीखना औरत के लिए शुरू में मुश्किल होता है। कई औरत सोचती हैं कि क्रिटिसाइज करके या अनसोलिकेटेड एडवाइस देकर वो रिलेशनशिप में अपनी जरूरतें पूरी करा सकती है, क्योंकि उन्होंने कभी अपनी माँ को हेल्दी तरीके से सपोर्ट लेते नहीं देखा होता। या राइटर कुछ तरीके बताता है जिससे औरत अपनी बात रख सकती है। जैसे ड्रेसिंग के बारे में, विदाउट लेक्चर कैजुअली बोलो मुझे ये शर्ट पसंद नहीं, क्या आज आप दूसरी पहनोगे? अगर वो अनॉयड हो जाए तो सिंपल अपोलॉजी, सॉरी मेरा मतलब कंट्रोल करने का नहीं था। अगला, डायरेक्ट क्वेश्चन,
एक दिन मुझे तुम्हारे साथ शॉपिंग जाना है, एक आउटफिट चूज करना है। अगर वो मना करे मतलब उसे मदरिंग नहीं पसंद, और अगर हाँ कहे फिर भी और एडवाइस मत देना। सॉफ्ट एंट्री प्लस परमिशन। एक बात कहनी है पर कैसे कहूँ समझ नहीं आ रहा। आई डोंट वांट टू ऑफेंड यू। क्या तुम सुनकर मुझे सजेस्ट करोगी कि इसे बेहतर कैसे कह सकती हूँ? इससे शौक कम लगता है और उसे लगेगा कि बात उतनी बड़ी नहीं थी। जब वुमेन किसी मैन को कंफर्ट देने या उसकी प्रॉब्लम सोल्व करने की कोशिश करती है तो वो स्मूदर फील कर सकता है। उसे लगता है वो मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती, वो मुझे बच्चा समझ रही है या वो मुझे बदलना चाहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैन को लव या कंफर्ट की जरूरत नहीं, जरूरत है पर उसके खुद के तरीके से। औरत को ये समझना होगा कि कई बार कुछ नहीं कहना ही नर्चरिंग होता है। अनसोलिकेटेड एडवाइस रोकना, उसे करेक्ट करने से बचना, ये ही उसके लिए सपोर्ट है। मैन एडवाइस तभी लेता है जब वो पहले खुद कोशिश कर चुका हो। अगर उसे बहुत जल्दी हेल्प मिल जाए तो वो पावर खो देता है या लेजी हो जाता है। मैन नेचुरली एक दूसरे को एडवाइस नहीं देते जब तक कोई आदमी खुद न पूछे। ये मार्शियन इंस्टिंक्ट है। अगर गलत समय पर एडवाइस दी जाए तो उसे इंसल्ट लगता है। एक वुमेन ने अपने हस्बैंड से पूछा, सेक्स से पहले क्या तुमने जॉन ग्रे का लेक्चर रिवाइज किया? उसे लगा वो सपोर्ट दे रही है, लेकिन उसके लिए अल्टीमेट इंसल्ट थी। वो चाहता था कि उसकी वाइफ से ट्रस्ट करे, उसे पता है कि उसे क्या करना है। जब आदमी पूछता है व्हाट्स द मैटर हनी तो वुमेन को कंफर्ट मिलता है, लेकिन जब सेम बात औरत पूछती है और केयरिंग टोन में व्हाट्स द मैटर हनी तो आदमी इंसल्ट फील कर सकता है। उसे लगता है, वो सोचती है कि मैं हैंडल नहीं कर सकता। मैन एम्पैथी और सिंपैथी में फर्क नहीं समझते। सिंपैथी उन्हें इंसल्ट जैसा लगता है, वुमेन को अच्छा लगता है आई एम सॉरी, आई हर्ट यू, लेकिन मैन इसे रिजेक्ट कर देता है, नो बिग डील। आदमी को सीखना होता है केयर दिखाना, वुमेन को सीखना होता है ट्रस्ट दिखाना। जॉन ग्रे बताता है कि बोनी हर बार पूछती थी व्हाट्स टाइम इज योर प्लेन, इनफ टाइम है, टिकट लिया, वैलेट, सॉक्स, होटल डिटेल। उसका इंटेंशन लविंग था पर उसे मदरिंग जैसे लगता था। ही फेल्ट मिसट्रस्टेड। जॉन ने कहा अगर मैं कुछ भूल जाऊं मुझे खुद लर्न करने दो, मुझे पता था मत कहना, मुझे ट्रस्ट दो, लेक्चर नहीं। एक बार जॉन पासपोर्ट भूल गया। बोनी ने ना इंसल्ट किया, ना एडवाइस दी, ना लेक्चर। उसने हंसकर कहा ओ भगवान तुम्हारे एडवेंचर्स, और फिर कामली पूछा व्हाट आर यू गोइंग टू डू। उसके ट्रस्ट से जॉन एम्पावर्ड फील हुआ। जॉन हमेशा बच्चों से बोलता था नो प्रॉब्लम। जूली ने पूछा आप हमेशा नो प्रॉब्लम क्यों बोलते हो? उसे समझ आया ये मार्शियन हैबिट है। उसने कहना शुरू किया आई वुड बी हैप्पी टू डू दैट। ये वेनुसियन डॉटर को ज्यादा लविंग लगा। मैन अक्सर वुमेन की बातें ब्लेम की तरह सुन लेते हैं, खासकर जब वुमेन अपसेट और अपनी फीलिंग शेयर कर रही हो। उसे लगता है वो मुझसे नाराज है, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। क्योंकि वीनस पर वुमेन फीलिंग शेयर करके हल्की होती है और मार्स पर मैन सोचते हैं अगर वो मुझसे बोल रही है तो ब्लेम मुझ पर है। इस मिसअंडरस्टैंडिंग को ठीक करने के लिए वुमेन थोड़ा तरीका बदल सकती है। चैप्टर 6 मैन आर लाइक रबर बैंड्स। आदमी एक रबर बैंड की तरह होते हैं। आदमी जब करीब आते हैं फिर अचानक दूर जाते हैं, फिर वापस खुद ही लौट आते हैं। यह मेल इंटीमेसी साइकिल का नेचुरल पार्ट है। गेट क्लोज, पुल अवे एंड कम क्लोज अगेन। औरत को लगता है अगर आदमी दूर जा रहा है तो जरूर कुछ गलत हुआ है, पर ऐसा नहीं है। यह उसकी इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी की नेचुरल जरूरत है। राइटर बताता है कि इस केस में वुमेन क्यों कंफ्यूज होती है, क्योंकि वुमेन तभी दूर जाती है जब उन्हें लगता है कि पार्टनर उन्हें समझ नहीं रहा, या वह खुद हर्ट हुई हो, या पार्टनर ने कुछ गलत किया हो। लेकिन आदमी बिना किसी गलती के भी दूर जा सकता है। रबर बैंड की तरह जितना स्ट्रेच करेगा उतनी ही जोर से वापस आएगा। यहाँ राइटर मैगी और जेफ का एक एग्जाम्पल देता है। मैगी टेंशन में थी। 6 महीनों से जेफ बहुत रोमांटिक था, फिर अचानक दूर होने लगा। मैगी को लगा शी डिड समथिंग रॉन्ग। वह बार बार उसे करीब लाने की कोशिश करती, लेकिन इससे जेफ और दूर जाता गया। सेमिनार में मैगी को समझ आया
जेफ का दूर जाना उसकी गलती नहीं थी और उसकी कोशिश जेफ को वापस नहीं आने दे रही थी। यहाँ से मैगी ने सीखा, जब आदमी पुल अवे होता है और वुमेन पीछे पीछे भागे तो वह कभी फुली स्ट्रेच नहीं कर पाता, और जब वह पूरी स्ट्रेच नहीं करेगा तो उसे वापस आने की स्ट्रॉन्ग डिजायर भी नहीं बनेगी। यही मिस्टेक मैगी हर रिलेशनशिप में करती थी। जब आदमी अपना पूरा डिस्टेंस ले लेता है, उसके अंदर फिर से इंटीमेसी की स्ट्रॉन्ग डिजायर आती है। उसका एटीट्यूड बदल जाता है। पहले अनइंटरेस्टेड लगता है और फिर अचानक वही आदमी कहता है, आई कांट लिव विदाउट यू। ये प्रोसेस पूरा रबर बैंड की तरह होता है, पूरा स्ट्रेच और फिर पावरफुल रिटर्न। औरत जब दूर जाती है तो वापस आने में रीएक्वेंटिंग टाइम चाहिए, इसलिए उन्हें लगता है आदमी भी शायद ऐसे ही होंगे। आदमी वापस आते ही उसी लेवल पर इंटीमेसी रिज्यूम करना चाहता है जहां वह छोड़कर गया था। आदमी को यह समझना चाहिए, जब वह वापस आता है तो वो औरत को थोड़ा टाइम दे, थोड़ी बातचीत, थोड़ा रीएश्योरेंस दे, क्योंकि उसकी हार्ट फीलिंग्स अभी भी एक्टिव होती हैं। आदमी को इंटीमेसी मिलने के बाद ऑटोमेटिकली ऑटोनॉमी की जरूरत फील होती है। जब वह पुल अवे करता है, वुमेन पैनिक कर जाती है, उसे लगता है कुछ गलत हो गया। लेकिन सच यह है, जब आदमी अपनी ऑटोनॉमी पूरी कर लेता है तो वह फिर से इंटीमेसी की ओर लौटता है। यह बिल्कुल एक नेचुरल साइकिल है। राइटर यहाँ फिर से जेफ का एग्जाम्पल समझाता है। शुरू में जेफ बहुत एक्साइटेड था, वह इम्प्रेस करना चाहता था, मैगी को खुश करना चाहता था और लगातार करीब आ रहा था। इंटीमेसी अचीव हुई, रबर बैंड ढीला हो गया। अब उसको आगे बढ़ाने का ड्राइव कम हो गया। फिर नेचुरली उसके अंदर अर्ज आया कि कुछ दूरी लेनी चाहिए। यह किसी की गलती की वजह से नहीं, बस उसका इनर शिफ्ट था। मैगी कंफ्यूज्ड और डर गई। उसे लगा उसने जेफ को टर्न ऑफ कर दिया है। वह उसे पकड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन जेफ खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि वह दूर क्यों जा रहा है। इसलिए वह किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाया और उसने ज्यादा डिस्टेंस बना लिया। अगर औरत को यह साइकिल समझ ना आए तो उसे लगता है ही डजंट लव मी एनीमोर। अगर आदमी को पुल अवे करने का चांस ना मिले तो उसके क्लोज रहने की डिजायर खत्म होने लगती है। वह यह भी सोच सकता है, मे बी आई डोंट लव हर एनीमोर। जब मैगी ने सीखा कि जेफ को स्पेस देना चाहिए, वह हर बार वापस आया। जेफ भी अपने बदलते फीलिंग्स को समझने लगा और कमिटमेंट देने में कॉन्फिडेंट हुआ। जब वुमन कहती है लेट्स टॉक, तब मैन अचानक डिस्टेंस ले सकता है। उसे लगता है वह अवॉइड कर रहा है या बात नहीं करना चाहता, लेकिन असल में वह उस मोमेंट इंटीमेसी नहीं, ऑटोनॉमी चाहता है। वह कुछ समय सिर्फ अपने साथ रहना चाहता है। कनेक्शन के दौरान आदमी कई बार वुमेन की इमोशंस, नीड और एक्सपेक्टेशंस महसूस करता है, इसीलिए वह टेम्परेली अपनी आइडेंटिटी खो सकता है। इसीलिए उसका इंस्टिंक्ट कहता है थोड़ा स्पेस लो। कुछ आदमी इसे कहते भी हैं, आई नीड सम स्पेस, आई नीड टू बी अलोन। इट्स नॉट रिजेक्शन, इट्स अ सेल्फ केयर। आदमी का पुल अवे करना उतना ही नेचुरल है जितना भूख लगना। वह डिसाइड नहीं करता, यह सिर्फ इंस्टिंक्ट है। जैसे ही वह अपनी ऑटोनॉमी फील कर लेता है, वह फिर से प्यार और कनेक्शन की तरफ वापस लौटता है। औरत को अक्सर लगता है जैसे ही वह इंटीमेसी चाहते हैं, मैन एग्जैक्टली उसी समय दूर हो जाता है। इसके यहाँ राइटर 2 रीजन बताता है। जैसे ही वह थोड़ी दूरी बनाता है, वुमेन तुरंत कनेक्शन री-एस्टेब्लिश करने की कोशिश करती है और बोलती है लेट्स टॉक। लेकिन आदमी इस टाइम ऑलरेडी पुल हो रहा होता है, इसलिए उसे लगता है ही डजंट वांट टू टॉक और ही डजंट केयर। जब औरत डीपर फीलिंग शेयर करती है, इंटीमेसी बढ़ाती है। इंटीमेसी बढ़ते ही आदमी के अंदर ऑटोनॉमी अलार्म एक्टिवेट हो सकता है। वो सोच भी नहीं पाता ये क्यों हुआ, बस उसका इंस्टिंक्ट बोलता है पुल अवे। इसलिए जो बातें उसे किसी समय करीब लाती थी, वही बातें किसी दूसरे समय उसे दूर कर देती हैं। फीलिंग सुनने से आदमी दूर नहीं भागता। टाइमिंग गलत हो तो वह पुल अवे करेगा। अगर वही बातें किसी दूसरे फेज में कही जाएं तो वही उसे और करीब ले आएंगी। जब वह पुल हो रहा हो, यह टाइम बिल्कुल गलत है, उसे जाने दे। वह खुद ही वापस आएगा, लविंग और नॉर्मल बिहेवियर के साथ। यही गोल्डन मोमेंट है बातचीत के लिए।
पर कई बार इन्हीं गोल्डन मोमेंट के टाइम औरत बात नहीं करती। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम जब उसने बात की थी तो वह दूर चला गया था और वह एज्यूम कर लेती है ही डजंट केयर। अगर वुमेन पुल अवे होती है तो वह वापस आने से पहले बात करती है। इस लॉजिक से वह सोचती है ही शुड स्टार्ट द कन्वर्सेशन। लेकिन मैन अपसेट नहीं होता, वह बस स्पेस लेकर वापस आ चुका होता है। और इसी समय औरत इंस्टेड ऑफ शेयरिंग पूछ बैठती है हाउ आर यू फीलिंग। और जब उसके पास कुछ नहीं होता कहने को तो औरत कंक्लूड करती है ही डजंट वांट टू टॉक। जब औरत को क्लोजनेस चाहिए उसे ही बात शुरू करनी चाहिए। मैन नेचुरली तब खुलता है जब वह सुनते सुनते आराम महसूस करता है। जैसे अगर औरत अपनी दिनचर्या बताती है, अपनी फीलिंग बताती है तो वह रिलेट करके शेयर करने लगता है। और जब वह डिमांड करती है टेल मी व्हाट यू आर थिंकिंग, से समथिंग, टॉक टू मी राइट नाउ, तो आदमी का माइंड ब्लैंक हो जाता है। प्रेशर मतलब साइलेंस। और अगर वह इस समय पुल अवे करता है तो उसे पहले बहुत सुनने की जरूरत है। वुमेन जितना ज्यादा कोशिश करती है कि आदमी बात करे वह उतना ही रजिस्ट करता है। सीधे सीधे टॉक टू मी कहने से वह और पीछे हटता है, स्पेशली जब वह स्ट्रेचिंग अवे फेज में हो। तो इस समय बेटर क्वेश्चन है मैं अपने पार्टनर के साथ ज्यादा इंटीमेसी, कन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन कैसे ला सकती हूँ। अगर औरत को ज्यादा बातचीत चाहिए तो वह कन्वर्सेशन शुरू कर सकती है, लेकिन अवेयरनेस के साथ। यहाँ उसे समझना होगा आदमी कभी तो अवेलेबल होगा और कभी वह इंस्टेंटली दूर जाएगा। उसे क्वेश्चन की बारिश मत दो, डिमांड मत करो कि टॉक, उसे बस अप्रिशिएट करो। यहाँ राइटर सेंड्रा और लैरी का एग्जाम्पल देता है। सेंड्रा और लैरी 20 साल से शादीशुदा थे। सेंड्रा डाइवोर्स चाहती थी, लैरी मैरिज बचाना चाहता था। सेंड्रा की कंप्लेन थी ही वॉक्स अवे, ही डजंट फील एनीथिंग, ही नेवर ओपन्स अप। सेंड्रा को लगता था प्रॉब्लम सिर्फ उसके हस्बैंड की है, बट सेमिनार में रबर बैंड कॉन्सेप्ट समझकर वह रो पड़ी, क्योंकि उसे पता चला कि यह तो उनकी भी प्रॉब्लम है। तब उसने रियलाइज किया पहले साल जब वह फीलिंग शेयर करती थी तो लैरी वो कर जाता था, जिससे वह हर्ट हुई और उसने वल्नरेबिलिटी बंद कर दी, बिना समझे कि वह बाद में सुनने के लिए रेडी भी हो सकता है। सेंड्रा हमेशा एक तरह से बात शुरू करती थी, क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्वेश्चंस, और छोटे आंसर देखकर अपसेट हो जाती थी। फिर यह राइटर एक उनकी कन्वर्सेशन का एग्जाम्पल देता है। सेंड्रा बोलती है आज का दिन कैसा रहा? लैरी ठीक था। सेंड्रा क्या हुआ? लैरी वही रोज वाला। सेंड्रा इस वीकेंड क्या करने का मूड है? लैरी पता नहीं, तुम क्या करना चाहती हो? सेंड्रा दोस्तों को घर बुला लें? लैरी मालूम नहीं, टीवी का शेड्यूल पता नहीं है तुम्हें। सेंड्रा अपसेट होकर बोलती है तुम उससे बात क्यों नहीं करते? लैरी चुप हो जाता है। सेंड्रा क्या तुम उससे प्यार करते हो? लैरी हाँ बिल्कुल, तभी तो शादी की है। सेंड्रा ऐसे कैसे प्यार कर सकते हो, अब तो हम बात भी नहीं करते। और इसी पॉइंट पर लैरी वहां से चला जाता है, वापस आकर नॉर्मल बिहेव करता है। सेंड्रा भी नॉर्मल बिहेव करती है, लेकिन अंदर रिसेंटमेंट जमा होती जाती है। 20 साल में उसने एविडेंस इकट्ठा कर लिए थे कि वह उसे प्यार नहीं करता और अब वह इंटीमेसी के बिना नहीं रहना चाहती थी। सेमिनार में सेंड्रा ने कहा मैंने 20 साल लैरी को टॉक करवाने में लगा दिए। मैं चाहती थी वह ओपन हो, वल्नरेबल बने, पर मुझे पता ही नहीं था कि मुझे असल में चाहिए था एक ऐसा आदमी जो मुझे सपोर्ट करे और जब मैं ओपन और वल्नरेबल बनूं। वीकेंड सेमिनार में उसने अपने हस्बैंड से 20 साल से ज्यादा इंटीमेसी बातें शेयर की और उसने खुद को पहली बार लव्ड फील किया। उसने समझा ना वह गलत थी और ना लैरी, बस दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करने का तरीका नहीं सीख पाए। सेंड्रा का बिलीफ था साइलेंस इज इक्वल टू नो इंटीमेसी। सेमिनार में उसने सीखा अपनी फीलिंग शेयर करना लैरी से बदले की उम्मीद किए बिना। अब वह लैरी की साइलेंस को अप्रिशिएट करने लगी क्योंकि वह उसे बेटर लिसनर बनाता था। लैरी भी सीखा लिसनिंग का आर्ट। लैरी ने सीखा कि फिक्स करने की कोशिश किए बिना ही सुनना सपोर्ट है। आदमी को ओपन होने से पहले एक्सेप्टेड और अप्रिशिएट फील करना जरूरी है। जब आदमी को लगे उसे बात करने की जरूरत नहीं और फिर भी उसे एक्सेप्ट किया जा रहा है तो वह नेचुरली खुलता है। अगर औरत अभी भी उसकी साइलेंस से फ्रस्ट्रेटेड है तो वह भूल रहा है कि मैन आर फ्रॉम मार्स। चैप्टर 7 वुमेन आर लाइक वेव्स।
एक औरत वेव की तरह होती है। जब वह लव फील करती है तो उसका सेल्फ एस्टीम ऊपर जाता है। पीक पर पहुंचकर अचानक मूड क्रैश भी कर सकता है। ये क्रैश टेम्परेरी होता है। बॉटम पर पहुंचकर अगर उसे लव और सपोर्ट मिले तो वह फिर से ऊपर उठती है और फिर से लव रेडिएट करती है। जब वेव नीचे जाती है तो वह अपने अंदर छुपी नेगेटिव फीलिंग्स और अनमेट नीड्स महसूस करती है। इस टाइम पर वह ज्यादा वल्नरेबल, इमोशनल और ओवरवेल्म्ड में रहती है। इस डाउन टाइम में उसे सबसे ज्यादा जरूरत है बात करने की, सुने जाने की और समझे जाने की। बोनी कहते हैं, यह टाइम ऐसा लगता है जैसे वुमेन एक डार्क वेल में उतर रही हो। नीचे फीलिंग डिफ्यूज, कंफ्यूज्ड और हैवी होती रहती हैं, लेकिन बॉटम हिट करने के बाद अगर प्यार और सपोर्ट मिल जाए तो वह अचानक फिर नॉर्मल हो जाती है। जब वुमेन खुद के बारे में अच्छा फील करती है, वो ज्यादा लविंग, एक्सेप्टिंग और अप्रिशिएटिव होती है। डाउन टाइम में वह ज्यादा इमोशनल, रिएक्टिव और सेंसिटिव हो जाती है। इसीलिए पार्टनर को समझना चाहिए इस समय उसे ज्यादा लव और पेशेंस की जरूरत है। जब औरत अचानक मूड बदलती है, आदमी को लगता है कि ये उनकी गलती है। वे सोचते हैं जब वो हैप्पी है तो मैं अच्छा कर रहा हूँ, और जब वो अनहैप्पी है तो मैंने कुछ गलत किया है। इससे आदमी कंफ्यूज्ड और फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि कैसे ठीक करें। आदमी एज्यूम करता है कि वुमेन को हमेशा कांस्टेंट लव स्टेट में रहना चाहिए, पर वो वेव की तरह नेचुरल अप और डाउन से गुजरती है, जैसे वेदर चेंज होता है। या राइटर बिल और मैरी का एग्जाम्पल देता है। बिल ने देखा कि मैरी का मूड वेव की तरह उठता और गिरता है, पर क्योंकि वह कॉन्सेप्ट समझता नहीं था, वह उसे हर बार फिक्स करने की कोशिश करता। वो कहता, तुम्हें अपसेट होने की जरूरत नहीं। मैरी और ज्यादा मिसअंडरस्टूड फील करती। असल में जब वुमेन वेव डाउन में जाती है, वह फिक्स नहीं, सिर्फ सपोर्ट चाहती है। उसे चाहिए वार्मथ, एम्पैथी और ध्यान से सुनना, ना कि सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशंस। जब वुमेन ओवरवेल्म्ड होती है, आदमी सोचता है कि उसे जल्दी ऊपर लाने के लिए उसे समझाना चाहिए कि तुम्हें अपसेट नहीं होना चाहिए, पर सच ये है उसे बॉटम हिट करने देना चाहिए, तभी वह नेचुरली ऊपर आएगी। तो ये वेव साइकिल क्या है? पहले मूड गिरता है, नीचे इमोशन सरफेस होते हैं, बॉटम हिट करते हैं, और वहां अगर उसे सपोर्ट मिले तो वह तुरंत ऊपर उठती है। बिल ने लिसनिंग प्रैक्टिस की, लेकिन मैरी और ज्यादा अपसेट होती गई। उसे लगा कि वो गलत कर रहा है, लेकिन असल में जब आदमी सही सपोर्ट दे रहा है, वुमेन टेम्परेरीली और डाउन जा सकती है। यह साइन होता है कि सपोर्ट काम कर रहा है, वह नीचे तक पहुंच रही है, ताकि बाद में वह पूरी तरह ऊपर आ सके। आदमी को पेशेंस रखना पड़ता है। हर वेव की डेप्थ अलग होती है। वुमेन वेव की तरह साइक्लिकल होती है। मैन को फिक्स नहीं करना, बस साथ देना है। जब वह नीचे हो, उसे एम्पैथेटिक लिसनिंग चाहिए। सपोर्ट सही होने पर वुमेन पहले अपसेट दिख सकती है, पर यह नॉर्मल है। जब वुमेन उस कुएं से बाहर आती है, वह फिर से अपनी यूजुअल लविंग सेल्फ बन जाती है। आदमी यह देखकर गलत एज्यूम कर लेता है कि उसकी सारी प्रॉब्लम अब पूरी तरह हील हो गई है, लेकिन यह सिर्फ इल्यूजन है। जब उसकी वेव फिर से नीचे जाती है, उसी तरह की फीलिंग्स दोबारा सरफेस होती है। आदमी कंफ्यूज हो जाता है, ये टॉपिक फिर से कहां से आ गया, ये तो सोल्व हो चुका था। इन वेव्स को बिना समझे आदमी कभी भी उसकी फीलिंग्स को वैलिडेट नहीं कर पाता। आदमी अक्सर ऐसे जवाब देता है, कितनी बार ये बात करनी पड़ेगी, ये सब मैं पहले भी सुन चुका हूं, हमने रिजोल्व नहीं किया था, तुम इस मैटर से बाहर कब आओगी, मुझे दोबारा डील नहीं करना। आदमी के रिस्पॉन्सेस औरत को और नीचे धकेल देते हैं। जब वुमेन डाउन फेज में जाती है, उसके डीपेस्ट अनरिजॉल्व्ड इशू ऊपर आने लगते हैं, अक्सर चाइल्डहुड, पास्ट रिलेशनशिप और पुराने हर्ट से जुड़े हुए। इसीलिए सेम फीलिंग बार बार आ सकती है और ये नॉर्मल है। या राइटर कुछ वार्निंग साइंस बताता है, जिन्हें देखकर आदमी ये समझ सकता है कि औरत अभी अपने वेल में जा रही है। जैसे जब वो बोले, इतना सब मुझे ही करना पड़ता है, ये सब मैं ही क्यों करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम्हें करना ही होगा, ऐसे नहीं ऐसे करो, तुम हमेशा गलत करते हो। जब वह सपोर्टेड फील करती है, वह इस वेल जर्नी को बिना कॉन्फ्लिक्ट के पूरा कर पाती है। अगर आदमी इस टाइम उसे अनकंडीशनल लव दे, बिना फिक्स किए, बिना क्रिटिसाइज किए और बिना इम्पेशंस दिखाए, तो औरत ट्रस्ट डेवलप करती है और उसके अप्स और डाउन
कम इंटेंस होते जाते हैं। सेमिनार में टॉम ने कंप्लेन किया, रिलेशनशिप के शुरू में सुजैन बहुत स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन बाद में वो सडनली नीडी और इनसिक्योर हो गई। मैंने लव और रीएश्योरेंस दिया तो ठीक हुई, लेकिन 1 महीने बाद फिर से वही इनसिक्योरिटी वापस आ गई। ये क्लासिकल वेव साइकिल है। वेव पीक के बाद वुमेन नीचे जाने लगती है और पुरानी इनसिक्योरिटी फिर से सरफेस पर आ जाती है। टॉम ने सोचा प्रॉब्लम सोल्व हो गई, लेकिन वेव दोबारा नीचे जाते ही सेम फीलिंग वापस आ गई। इस बार उसने पेशेंस खो दिया। उसे लगा क्या वो मेरी बात सुनती ही नहीं, एक बार रीएश्योर किया तो था। टॉम ने उसे जज किया और आर्ग्यूमेंट हो गया। वुमेन को रीएश्योरेंस एक बार नहीं, वुमेन के हर लो फेज में जरूरत पड़ती है। ये रेपिटेशन की कोई कमी नहीं, ये इमोशनल साइकिल है। टॉम को जब ये समझ आया कि वुमेन वेव्स जैसी होती हैं, तो सुजैन की बार बार आने वाली नीडीनेस और इनसिक्योरिटी उसे नेचुरल, टेम्परेरी और नॉर्मल लगने लगी। वो समझ गया कि एक बार रीएश्योरेंस देने से वुमेन की डीप इशू परमानेंटली हील नहीं होती। उसने सीखा कि सपोर्ट देना है, फिक्स नहीं करना। टॉम को 3 बड़ी रियलाइजेशन मिली। पहली, अ मैन लव्स तुरंत इशू रिजोल्व नहीं करता। उसका लव और सपोर्ट बस इतना करता है कि वुमेन को सेफ फील करे और अपने वेल में गहराई तक जा सके। एक्सपेक्ट करना कि वुमेन हमेशा परफेक्ट लविंग रहेगी, ये नाइव सोच है। हर इशू साइकिल में आते रहेंगे और हर बार आदमी से बेटर तरीके से सपोर्ट करना सीख सकता है। दूसरा, वुमेन का वेल में जाना उसकी गलती या उसका फेलियर नहीं। आदमी सपोर्ट देकर इस साइकिल को रोक नहीं सकता, बस उसे इजी बना सकता है। तीसरा, वुमेन खुद ही बॉटम पर जाकर वापस उठने की शक्ति रखती है। आदमी को उसे फिक्स करने की जरूरत नहीं, वह ब्रोकन नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग और पेशेंस चाहती है। अगर वुमेन सेफ फील नहीं करती तो वह प्रिटेंड करती है कि सब ठीक है, नेगेटिव फीलिंग सप्रेस करती है, इंटीमेसी और सेक्स अवॉइड करती है या फिर एडिक्शंस में चली जाती है। लेकिन चाहे वो सुप्रेस करे, कभी कभी फीलिंग्स फिर भी अनकंट्रोल्ड तरीके से बाहर आ ही जाती है। ऐसे कई कपल्स होते हैं जो कभी फाइट नहीं करते और अचानक डाइवोर्स डिसाइड कर लेते हैं, क्योंकि वुमेन ने इतने साल फीलिंग्स दबाई होती है कि उसकी पॉजिटिव फीलिंग भी मर जाती है और उनका प्यार धीरे धीरे नम हो जाता है। चैप्टर 8, डिस्कवरिंग आवर डिफरेंट इमोशनल नीड्स। पुरुष और महिलाएं आमतौर पर यह नहीं जानते कि उनकी इमोशनल नीड्स अलग अलग होती हैं। इसी वजह से वे इंस्टिंक्टिवली समझ नहीं पाते कि एक दूसरे को कैसे सपोर्ट करें। अक्सर पुरुष रिलेशनशिप में वही देते हैं जो पुरुषों को चाहिए और महिलाएं वही देती हैं जो महिलाओं को चाहिए। दोनों मान लेते हैं कि सामने वाला भी वही चाहता होगा। यही मिसअंडरस्टैंडिंग, डिसैटिस्फैक्शन और रिसेंटमेंट पैदा करती है। दोनों को लगता है कि वो लगातार दे रहे हैं, लेकिन बदले में कुछ नहीं मिल रहा। उन्हें लगता है कि उनका लव अनअक्नॉलेज्ड है। असल में दोनों लव दे तो रहे होते हैं, लेकिन गलत तरीके से। यहाँ राइटर एक एग्जाम्पल देता है। एक वुमन सोचती है कि वह केयरिंग क्वेश्चन पूछकर और कंसर्न दिखाकर लविंग बन रही है, लेकिन यह एक आदमी को अनोइंग लग सकता है। उसे कंट्रोल होने का एहसास होता है और वह स्पेस चाहता है। वह कंफ्यूज्ड होती है क्योंकि अगर उसे ऐसा सपोर्ट मिलता तो वह अप्रिशिएट करती। इसी तरह आदमी भी सोचते हैं कि वे लविंग है, लेकिन उनका तरीका वुमेन को इनवैलिडेटेड महसूस करा सकता है। जब वुमेन अपसेट होती है तो आदमी उनकी प्रॉब्लम को छोटा बताकर सपोर्ट दिखाता है। वह कहता है, डोंट वरी, इट्स नॉट अ सच अ बिग डील, या फिर वह उसे पूरी तरह इग्नोर कर देता है, यह सोचकर कि वह उसे स्पेस दे रहा है। जो उसे सपोर्ट लगता है वही उसे अनलव्ड और इग्नोर्ड महसूस करा सकता है। जैसा पहले बताया गया है, जब वुमेन अपसेट होती है तो उसे सुना जाना और समझा जाना चाहिए। मेल और फीमेल नीड्स को न समझने की वजह से मैन को नहीं समझ आता कि उसकी मदद क्यों फेल हो जाती है। हमारी ज्यादातर इमोशनल नीड्स असल में लव की नीड होती है। मैन और वुमेन दोनों की 6 अलग अलग लव नीड्स होती है। ये सभी इक्वली इंपॉर्टेंट है। आदमी को मुख्य रूप से चाहिए ट्रस्ट, एक्सेप्टेंस, एप्रिसिएशन, एडमिरेशन, अप्रूवल और एनकरेजमेंट। वहीं औरत को चाहिए केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट, डिवोशन, वैलिडेशन और रीएश्योरेंस।
इन 12 तरह की काइंड्स ऑफ लव को समझने से पार्टनर की नीड समझना आसान हो जाता है। इस लिस्ट को देखकर साफ समझ आता है कि पार्टनर को लव क्यों फील नहीं हो रहा। जब कुछ समझ ना आए तो यह लिस्ट रिलेशनशिप इंप्रूव करने को डायरेक्शन देती है। या वुमेन की 6 प्राइमरी नीड बताने का मतलब यह नहीं कि आदमी को ये नहीं चाहिए, बट ये उनकी प्राइमरी नीड नहीं है। प्राइमरी नीड का मतलब यह है कि जब तक प्राइमरी नीड पूरी नहीं होती तब तक बाकी लव पूरी तरह फील नहीं होता। एक आदमी तभी औरत की प्राइमरी नीड को पूरी तरह रिसीव कर पाता है जब उसकी पहले खुद की प्राइमरी नीड्स पूरी हो। उसी तरह एक वुमेन को भी बाकी चीजें चाहिए, बट प्राइमरी नीड के बाद जब तक उसकी प्राइमरी नीड पूरी नहीं होती वो बाकी चीजों को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाती। पार्टनर की प्राइमरी नीड समझना रिलेशनशिप इंप्रूव करने का सबसे पावरफुल सीक्रेट है। मैन आर फ्रॉम मार्स याद रखने से यह समझ आसान हो जाती है कि मैन की जरूरतें अलग हैं। अक्सर वुमेन वही देती है जो उसे चाहिए और भूल जाती है कि उसका पार्टनर मार्शियन है और कुछ और चाहता है। उसी तरह आदमी भी अपनी नीड्स पर फोकस करते हैं और ये भूल जाते हैं कि उनका पार्टनर वेनिशियन है और उसकी जरूरतें अलग हैं। इस अंडरस्टैंडिंग का सबसे प्रैक्टिकल पॉइंट यह है कि लव रेसिप्रोकल होता है। जब एक आदमी केयरिंग और अंडरस्टैंडिंग दिखता है तो औरत अपने आप ट्रस्ट और एक्सेप्टेंस देने लगती है, और जब औरत ट्रस्ट दिखाती है तो आदमी अपने आप केयरिंग होने लगता है। जब आदमी औरत की फीलिंग्स में इंटरेस्ट दिखाता है और उसके वेलबींग की चिंता करता है तो वुमेन लव्ड और केयर्ड फील करती है। जब उसे स्पेशल फील कराता है उसकी फर्स्ट प्राइमरी नीड पूरी होती है। इससे वुमेन नेचुरली उस आदमी पर ज्यादा ट्रस्ट करती है। ट्रस्ट आने पर वुमेन ओपन और रिसेप्टिव हो जाती है। जब वुमेन पॉजिटिव बिलीफ दिखाती है कि मैन अपना बेस्ट दे रहा है तो मैन ट्रस्टेड फील करता है। ट्रस्ट का मतलब यह मानना है कि वह कैपेबल है और अच्छे इंटेंशन से काम कर रहा है। जब आदमी ट्रस्टेड फील करता है उसकी फर्स्ट प्राइमरी नीड पूरी होती है और वह ऑटोमेटिकली और ज्यादा केयरिंग बन जाता है। शी नीड्स अंडरस्टैंडिंग एंड ही नीड्स एक्सेप्टेंस। जब आदमी जजमेंट के बिना एम्पैथी के साथ वुमेन की फीलिंग सुनता है तो वुमेन अंडरस्टूड फील करती है। अंडरस्टैंडिंग का मतलब पहले से अज्यूम करना नहीं बल्कि ध्यान से सुनकर मीनिंग समझना है। जितना वुमेन अंडरस्टूड फील करती है उतना आसान हो जाता है उसके लिए मैन को एक्सेप्टेंस देना। जब वुमेन मैन को चेंज करने की कोशिश किए बिना उसे रिसीव करती है मैन एक्सेप्टेड फील करता है। एक्सेप्टेंस का मतलब परफेक्ट मानना नहीं बल्कि उसे खुद इंप्रूव करने का ट्रस्ट देना है। जब मैन एक्सेप्टेड फील करता है तो आसानी से वुमेन को अंडरस्टैंडिंग दे पाता है। शी नीड्स रिस्पेक्ट एंड ही नीड्स एप्रिसिएशन। जब आदमी औरत के राइट्स, विशेस, नीड्स को प्रायोरिटी देता है तो वुमेन रिस्पेक्टेड फील करती है। उसकी फीलिंग्स को ध्यान में रखना और जेस्चर जैसे फ्लावर्स या एनिवर्सरीज याद रखना वुमेन की थर्ड प्राइमरी नीड पूरी करता है। जब वुमेन रिस्पेक्टेड फील करती है तो वह नेचुरली मैन को एप्रिसिएशन देती है। जब वुमेन मैन के एफर्ट्स की वैल्यू को एक्नॉलेज करती है मैन एप्रिशिएटेड फील करता है। एप्रिसिएशन से मैन मोटिवेट होता है और ज्यादा देने लगता है। जब मैन वुमेन की नीड्स को अपनी बाकी प्रायोरिटी से ऊपर रखता है तो वुमेन अडोर्ड फील करती है। जब वह उसे नंबर 1 फील कराता है तो वुमेन आसानी से उसकी एडमिरेशन करती है। एडमिरेशन का मतलब वंडर और प्लेज्ड अप्रूवल से मैन को देखना है। जब वुमेन मैन की क्वालिटीज जैसे स्ट्रेंथ, ऑनेस्टी, काइंडनेस को एडमायर करती है तो मैन सिक्योर फील करता है और तब वह पूरी तरह डेवोशन देने के लिए रेडी हो जाता है। जब मैन वुमेन की फीलिंग्स या वांट से आर्ग्यू नहीं करता और उन्हें एक्सेप्ट करके उनकी वैलिडिटी कंफर्म करता है तो वुमेन ट्रूली लव्ड फील करती है। वैलिडेशन का मतलब यह है कि वुमेन को जैसा फील हो रहा है उसका राइट माना जाए। जब मैन यह वैलिडेटिंग एटीट्यूड दिखाना सीखता है तो उसे नेचुरली वही अप्रूवल मिलता है जिसकी उसे प्राइमरी नीड होती है। हर मैन के अंदर एक हीरो बनने की चाह होती है। उसके लिए सिग्नल यह होता है कि उसे टेस्ट पास कर लिया है जब उसे वुमेन की अप्रूवल मिलती है। अप्रूवल का मतलब हर बात से एग्री करना नहीं, इसका मतलब है उसकी इंटेंशंस और एफर्ट में अच्छाई देखना। जब मैन अप्रूवल फील करता है तो उसके लिए वुमेन की फीलिंग्स वैलिडेट करना और आसान हो जाता है। जब मैन बार बार यह दिखाता है कि वह केयर करता है, समझता है, रिस्पेक्ट करता है, वैलिडेट करता है और डिवोटेड है तो वुमेन की रीएश्योरेंस की नीड पूरी होती है।
रीएश्योरेंस वुमेन को यह फील कराता है कि उसे लगातार लव किया जा रहा है। अक्सर आदमी यह गलती करता है, वह एक बार नीड्स पूरी हो जाए तो वुमेन को हमेशा पता होना चाहिए कि वह लव्ड है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वुमेन को बार बार रीएश्योरेंस चाहिए। उसी तरह मैन की प्राइमरी नीड होती है अनकरेजमेंट। अनकरेजमेंट वुमेन के कॉन्फिडेंस और बिलीफ से आता है। जब वुमेन ट्रस्ट, एक्सेप्टेंस, एप्रिशिएशन, एडमिरेशन और अप्रूवल दिखाती है तो मैन अनकरेज्ड फील करता है। अनकरेजमेंट उसे और बेहतर बनने के लिए मोटिवेट करता है और वह बदले में वुमेन को रीएश्योरेंस देता है। जब मैन की 6 प्राइमरी नीड पूरी होती है तो उसका बेस्ट वर्जन सामने आता है। लेकिन अगर वुमेन ट्रस्ट की जगह सिर्फ केयरिंग देती है तो वह अननोइंगली रिलेशनशिप सैबोटेज कर लेती है। जैसे मैन वुमेन की प्राइमरी लव नीड्स पूरी करने के लिए लिसनिंग सीखते हैं, वैसे वुमेन एम्पावरमेंट की आर्ट सीखती है। जब वुमेन मैन का सपोर्ट लेती है तो वह उसे बेस्ट वर्जन बनने के लिए एम्पावर करती है। मैन एम्पावर्ड फील करता है जब वह ट्रस्टेड, एक्सेप्टेड, एप्रिशिएटेड और अनकरेज्ड फील करता है। चेंज करने की हर कोशिश उसका ट्रस्ट, एक्सेप्टेंस, अप्रिशिएशन और अनकरेजमेंट छीन लेती है। मैन को एम्पावर करने का सीक्रेट यह है कि उसे चेंज करने या इम्प्रूव करने की कोशिश कभी न करे। चेंज चाहना गलत नहीं, लेकिन उस पर एक्ट करना गलत है। सिर्फ तब एडवाइस दे जब वह क्लियरली खुद मांगे। वीनस पर एडवाइस देना लव माना जाता है, पर मार्स पर ऐसा नहीं है। मार्शियन एडवाइस तभी एक्सेप्ट करते हैं जब वह मांगते हैं। आदमी को लव दिखाने का तरीका यह है कि उस पर ट्रस्ट किया जाए कि वह अपनी प्रॉब्लम्स खुद सोल्व कर सकता है। वुमेन फ्रस्ट्रेटेड या एंग्री फील कर सकती है, यह गलत नहीं, लेकिन आदमी को चेंज करने की कोशिश करना अनसपोर्टिव और काउंटर प्रोडक्टिव है। प्यार में औरत रिलेशनशिप इंप्रूव करना चाहती है, लेकिन उसी एक्साइटमेंट में आदमी को वह प्रोजेक्ट बना देती है। धीरे धीरे वह उसे रिहेबिलिएट करने लगती है। वुमेन सोचती है कि चेंज करना प्यार है। मैन इसे कंट्रोल, मैनिपुलेशन, रिजेक्शन और लैक ऑफ लव के रूप में फील करता है। वह रजिस्ट करता है क्योंकि उसे लगता है कि उसे रिजेक्ट किया जा रहा है। आदमी चेंज और ग्रो तभी करता है जब वह लव्ड और एक्सेप्टेड फील करता है। जितना वुमेन आदमी को चेंज करने की कोशिश करती है, उतना ही वह रजिस्ट करता है। औरत समझती है कि वह चेंज नहीं करना चाहता क्योंकि वह प्यार नहीं करता। सच यह है कि वह रजिस्ट करता है क्योंकि उसे लव फील ही नहीं होता। कुछ आदमी ओपनली रजिस्ट करते हैं, कुछ एग्री करते हैं, लेकिन बाद में पुराने बिहेवियर पर लौट जाते हैं। जब आदमी जैसा है वैसा एक्सेप्टेड फील नहीं करता तो वह वही बिहेवियर दोहराता है जिसे रिजेक्ट किया गया है। आदमी इंप्रूव तभी करता है जब उसे विदाउट कंडीशन एक्सेप्ट किया जाए। जैसे आदमी औरत को फिक्स करना चाहता है, वैसे ही औरत आदमी को इंप्रूव करना चाहती है। मार्शियन सोच कहती है, डोंट फिक्स इट इफ इट इजंट ब्रोकन। जब वुमेन मैन को चेंज करने की कोशिश करती है तो उसे मैसेज मिलता है कि वह ब्रोकन है। यह डीपली हर्ट करता है और उसे डिफेंसिव बना देता है। मैन इम्परफेक्शन के साथ एक्सेप्टेंस चाहते हैं। पैराडॉक्स ये है कि ग्रोथ का बेस्ट वे यही है कि चेंज करने की कोशिश छोड़ दी जाए। चैप्टर 9, हाउ टू अवॉइड आर्ग्यूमेंट। हमारी लविंग रिलेशनशिप में सबसे डिफिकल्ट चैलेंज होता है डिफरेंसेस और डिसएग्रीमेंट को हैंडल करना। अक्सर जब कपल डिसएग्री करते हैं तो डिस्कशन आर्ग्यूमेंट बन जाता है और बिना वार्निंग के बैटल में बदल जाता है। फिर लविंग तरीके से बात रुक जाती है और ब्लेमिंग, कंप्लेनिंग, एक्यूजिंग, डिमांडिंग और डाउटिंग शुरू हो जाती है। इस तरह आर्ग्यू करने से सिर्फ फीलिंग ही नहीं, रिलेशनशिप भी हर्ट होता है। जैसे कम्युनिकेशन रिलेशनशिप का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, वैसे ही आर्ग्यूमेंट सबसे डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि जितना हम किसी के करीब होते हैं उतना ही आसानी से वो हर्ट होते हैं। प्रैक्टिकल रूप से कपल को आर्ग्यू नहीं करना चाहिए। इमोशनली और सेक्सुअली इन्वॉल्व्ड कपल्स आर्ग्यूमेंट को बहुत पर्सनल ले लेते हैं। बेसिक गाइडलाइन है, नेवर आर्ग्यू। प्रोज और कॉन्स डिस्कस करें, नेगोशिएशन करें, लेकिन आर्ग्यू न करें। ऑनेस्ट और ओपन रहना पॉसिबल है। नेगेटिव फीलिंग एक्सप्रेस करना भी, बट बिना लड़ाई के। कुछ कपल्स हमेशा फाइट करते हैं और धीरे धीरे प्यार खत्म हो जाता है। कुछ कपल्स कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए फीलिंग सुप्रेस करते हैं और उनका प्यार ठंडा पड़ जाता है। एक वॉर है और दूसरा कोल्ड वॉर। बैलेंस बनाना सबसे जरूरी है। डिफरेंट प्लैनेट से होने की समझ और गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आर्ग्यूमेंट को अवॉइड कर सकती है बिना फीलिंग्स दबाए।
आदमी और औरत की डिफरेंसेस न समझने पर आर्ग्यूमेंट आसानी से हर्टफुल हो जाते हैं। आर्ग्यूमेंट से ज्यादा हर्ट कम्युनिकेशन का तरीका करता है। आइडली आर्ग्यूमेंट हर्टफुल नहीं होना चाहिए, सिर्फ डिफरेंसेस एक्सप्रेस करने की कन्वर्सेशन होनी चाहिए। लेकिन अक्सर कपल्स एक इश्यू से शुरू करके कुछ ही मिनटों में आर्ग्यू करने के तरीके पर आर्ग्यू करने लगते हैं। इससे इनोसेंट डिस्कशन बैटल में बदल जाती है। आर्ग्यूमेंट रिजोल्व करने के लिए दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को इंक्लूड करना जरूरी है, इसीलिए अप्रिसिएशन और रिस्पेक्ट चाहिए। अनलविंग एटीट्यूड सेल्फ एस्टीम को हर्ट कर सकता है। जितनी इंटीमेसी ज्यादा होती है, ऑब्जेक्टिव रहना उतना मुश्किल हो जाता है। डिफेंसेस अपने आप एक्टिव हो जाते हैं, भले ही हम अंदर से एग्री करते हो। हर्ट इस बात से नहीं होता कि हम क्या कहते हैं, बल्कि इस बात से होता है कि हम कैसे कहते हैं। मैन जब चैलेंज फील करता है तो राइट साबित करने पर फोकस करता है और वो लविंग होना भूल जाता है। उसका टोन अनकेयरिंग हो जाता है, जिसे वह खुद नोटिस नहीं करता। वुमेन के लिए सिंपल डिसएग्रीमेंट भी अटैक लगने लगता है। वुमेन का रेजिस्टेंस कंटेंट की वजह से नहीं, डिलीवरी की वजह से होता है। आदमी यह समझ नहीं पाता और एक्सप्लेनेशन बढ़ता जाता है, जिससे आर्ग्यूमेंट एस्केलेट हो जाता है। वुमेन खुद को डिफेंड करती है, मैन अपने पॉइंट ऑफ व्यू को। वुमेन की हर्ट फीलिंग्स को इग्नोर करना उसे और ज्यादा हर्ट करता है। सिमिलरली वुमेन भी यह नहीं समझती कि मिसट्रस्ट और रिजेक्शन मैन को कितना हर्ट करता है। नेगेटिव फीलिंग प्लस अनसोलिसिटेड एडवाइस आर्गुमेंट को और बढ़ा देता है। आर्गुमेंट अवॉइड करने के लिए याद रखे, पार्टनर व्हाट से नहीं हाउ से अपसेट होता है। आर्गुमेंट रोकने के लिए दो लोग नहीं, एक ही काफी है। डिसएग्रीमेंट को आर्गुमेंट बनते ही पहचाने, पॉज लें, टाइम आउट लें, अप्रोच पर रिफ्लेक्ट करें। कुछ समय बाद लविंग और रिस्पेक्टफुल तरीके से दोबारा बात करें। टाइम आउट कूल डाउन करने, हील होने और बेहतर कम्युनिकेशन में मदद करता है। आर्ग्यूमेंट में हर्ट होने से बचने के लिए लोग आमतौर पर 4 स्टांस लेते हैं। इन्हें 4F कहा जाता है: फाइट, फ्लाइट, फेक और फोल्ड। शॉर्ट टर्म में ये रिलीफ दे सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आइडियाज रिलेशनशिप को नुकसान पहुंचाते हैं। पहला फाइट, यह स्टांस मार से आता है। कन्वर्सेशन अनलविंग होते ही कुछ लोग अटैक मोड में चले जाते हैं। ब्लेमिंग, जजिंग, क्रिटिसाइजिंग, येलिंग और एंगर दिखाना शुरू हो जाता है। अंदर से मोटिवेट होता है पार्टनर को डराकर सपोर्ट लेना, लेकिन इंटिमिडेशन ट्रस्ट को कमजोर करता है। फाइट करने से ओपननेस और वल्नरेबिलिटी खत्म हो जाती है। वुमेन क्लोज हो जाती है, मैन शट डाउन हो जाते हैं और इंटीमेसी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। सेकंड है फ्लाइट। यह भी मार से जुड़ा स्टांस है। कन्फ्रंटेशन से बचने के लिए आदमी केव में चले जाते हैं। ये टाइम आउट नहीं होता, बल्कि कोल्ड वार होता है, बात ही बंद कर देना। इश्यू डिस्कस नहीं होते, फीलिंग सुनी नहीं जाती। शॉर्ट टर्म में पीस लगता है, लेकिन रिसेंटमेंट जमा होता रहता है। लव रोककर पार्टनर को पुनिश किया जाता है। अंत में पैशन और कनेक्शन खो जाता है। तीसरा है फेक। यह वीनस से आता है। वुमेन प्रिटेंड करती है सब ठीक है, स्माइल रहती है, एग्रीबल बिहेवियर रहता है, लेकिन अंदर रिसेंटमेंट बढ़ता जाता है। ऑल राइट, ओके, फाइन वुमेन के लिए कॉन्फ्लिक्ट से बचने का सिग्नल होता है। वह अपने वांट्स और नीड्स को डिनाई कर देती है। और फोर्थ है फोल्ड। यह भी वीनस से जुड़ा है। आर्ग्यूमेंट से बचने के लिए वुमेन गिव अप कर देती है, ब्लेम खुद ले लेती है पार्टनर को खुश रखने के लिए। शॉर्ट टर्म में रिलेशनशिप लविंग लगता है, लेकिन वह खुद को खो देती है। लंबे समय तक सेल्फ डिनायल डिप्रेशन में बदल जाता है। इन चारों स्टांसिस का मकसद खुद को हर्ट से बचाना होता है, लेकिन ये काम नहीं करते। जो काम करता है वह क्या है? आर्ग्यूमेंट पहचानना, पॉज लेना, टाइम आउट लेकर कूल डाउन करना और फिर रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग के साथ दोबारा बात करना। कपल आमतौर पर मनी, सेक्स, डिसीजन, शेड्यूल, वैल्यूज और हाउस होल्ड ड्यूटीज पर आर्ग्यू करते हैं। लेकिन आर्ग्यूमेंट का असली रीजन इश्यू नहीं होता, बल्कि यह होता है कि कोई लव्ड फील नहीं कर रहा। इमोशनल पेन नॉट फीलिंग लव्ड से आता है। पेन में इंसान लविंग नहीं रह पाता। मैन डिफरेंसेस को तभी हैंडल कर पाता है जब उसकी इमोशनल नीड्स पूरी हो रही हो। जब वह लव्ड फील नहीं करता तो वह डिफेंसिव हो जाता है और तलवार निकाल लेता है। सरफेस पर आर्ग्यूमेंट मनी या रिस्पॉन्सिबिलिटी का लगता है, लेकिन अंदर से वह लव और एक्सेप्टेंस के लिए लड़ रहा होता है। एक हर्टफुल आर्ग्यूमेंट का एक कॉमन पैटर्न होता है। अक्सर कपल इसे पहचान नहीं पाते। ऑथर अपने एग्जाम्पल से बताते हैं। वॉक और पिकनिक के बाद इन्वेस्टमेंट की बात शुरू हुई।
मैन सिर्फ पॉसिबिलिटी सोच रहा था, लेकिन वुमेन ने सुना कि वह डिसीजन ले चुका है। वुमेन अपसेट हुई, लेकिन उसकी राय कंसीडर नहीं की गई। मैन अपसेट हुआ क्योंकि वह अपसेट क्यों हो रही है, और आर्गुमेंट शुरू हो गया। असल में मैन इन्वेस्टमेंट डिफेंड कर रहा था, लेकिन अंदर से वह इस बात पर एंग्री था कि वुमेन उस पर नाराज है। वुमेन स्टोक्स पर आर्ग्यू कर रही थी, लेकिन असली अपसेट यह था कि उसकी फीलिंग्स और आइडियाज रिस्पेक्ट नहीं किए गए। आखिर में औरत ने अपोलॉजी दी और दोनों कूल डाउन हुए। बाद में वुमेन ने कहा, अक्सर ऐसा होता है कि मैं अपसेट होती हूँ, फिर आप मेरे अपसेट होने से अपसेट हो जाते हैं और मुझे ही सॉरी बोलना पड़ता है। कभी कभी मैं चाहती हूँ कि आप भी कहें कि आपको मुझे अपसेट करने का दुख है। यह इनसाइट रिलेशनशिप के लिए टर्निंग पॉइंट बनी। यह एक कॉमन मेल फीमेल पैटर्न है। आर्गुमेंट का बेसिक पैटर्न: वुमेन किसी बात पर अपसेट फीलिंग एक्सप्रेस करती है, मैन एक्सप्लेन करता है कि उसे अपसेट नहीं होना चाहिए। वुमेन इनवैलिडेटेड फील करती है और ज्यादा अपसेट हो जाती है। आदमी उसकी डिसअप्रूवल महसूस करता है और उसे अपसेट होकर अपोलॉजी एक्सपेक्ट करता है। वुमेन या तो अपोलोजाइज करती है या आर्गुमेंट बैटल में बदल जाता है। इस अवेयरनेस के बाद मैन ने वुमेन को ब्लेम करना छोड़ा। उसने यह समझने की कोशिश की वह उसे कैसे हर्ट कर रहा था। भले ही वुमेन मिसअंडरस्टैंडिंग कर रही हो, अगर उसे हर्ट लगा हो तो केयरिंग दिखाना जरूरी है। अब रिस्पॉन्स ऐसा होने लगा: पहले लिसन करना, फिर समझने की कोशिश, और फिर कहना, आई एम सॉरी दैट आई अपसेट यू। रिजल्ट क्लियर था। आर्गुमेंट काफी कम हो गए। कभी कभी सॉरी कहना मुश्किल होता है। ऐसे समय पर आदमी चुप रहता है, वुमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से फील करने की कोशिश करता है और कहता है, आई एम सॉरी यू फील सो अपसेट। यह अपॉलॉजी नहीं है, लेकिन मैसेज देता है आई केयर, और यह बहुत हेल्प करता है। मार्स पर आई एम सॉरी का मतलब होता है कि मैं गलत था। वीनस पर इसका मतलब होता है मैं तुम्हारी फीलिंग्स की केयर करता हूँ। आदमी अगर यह वेनुसियन लैंग्वेज सीख ले तो आर्गुमेंट जल्दी डिरेल हो जाते हैं। मोस्ट आर्गुमेंट तब बढ़ते हैं जब मैन फीलिंग्स इनवैलिडेट करता है और वुमेन डिसअप्रूवल दिखाती है। आदमी को वैलिडेटिंग सीखनी पड़ती है। वुमेन को फीलिंग एक्सप्रेस करना सीखना पड़ता है बिना डिसअप्रूवल के। चैप्टर 10: स्कोरिंग पॉइंट्स विद द अपोजिट सेक्स। मैन और वुमेन अक्सर ये नहीं समझ पाते कि दोनों अलग अलग तरह से स्कोर रखते हैं। स्कोरिंग सिस्टम से राइटर का यहाँ मतलब उन चीजों से है जो अगर हमें पसंद आए तो पॉजिटिव स्कोर, और अगर ना आए तो नेगेटिव। जो चीज एक को नॉर्मल लगती है वही दूसरे के लिए बहुत मीनिंगफुल हो सकती है। रिलेशनशिप में लोग अक्सर कहते हैं, मैं तो इतना करता या करती हूँ, पर पार्टनर को स्कोर ही नहीं लगता क्योंकि वो अलग स्कोर कार्ड यूज कर रहा होता है। ऑथर यहाँ आदमी के स्कोरिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं। आदमी तब स्कोर फील करते हैं जब उन्हें लगता है कि उन पर ट्रस्ट किया जा रहा है, उन्हें एक्सेप्ट किया जा रहा है जैसे वो हैं, उनकी कोशिश अप्रिशिएट हो रही है, उन्हें एडमायर किया जा रहा है और उन्हें अप्रूवल मिल रहा है। आदमी को जब ये बार बार बताया जाता है कि वो गलत हैं, वो बेहतर हो सकते हैं, तो स्कोर माइनस हो जाता है। एडवाइस देना, करेक्शन करना या बार बार रिमाइंड कराना आदमी के लिए प्यार नहीं, डिस्ट्रस्ट जैसा फील होता है। आदमी चाहते हैं कि उनके एफर्ट्स पर फोकस हो, ना कि उनके मिस्टेक्स पर। फिर राइटर औरत के स्कोरिंग सिस्टम के बारे में बताते हैं। वुमेन तब स्कोर फील करती है जब उन्हें लगता है कि उन्हें केयर किया जा रहा है, उन्हें समझा जा रहा है, उनकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट किया जा रहा है, उनके लिए टाइम और प्रायोरिटी दी जा रही है, उनकी फीलिंग्स वैलिडेट हो रही है, उन्हें बार बार रीएश्योरेंस मिल रहा है। वुमेन के लिए सिर्फ प्रॉब्लम सोल्व कर देना या साइलेंस रहना सपोर्ट नहीं है। उनके लिए सुनना, समझना और प्रेजेंट रहना सबसे ज्यादा पॉइंट्स देता है। यह राइटर एक बड़ी मिस्टेक के बारे में बात करता है जो दोनों करते हैं, क्योंकि आदमी वही देते हैं जो उन्हें चाहिए और वुमेन वही देती है जो उन्हें खुद चाहिए, और दोनों एज्यूम कर लेते हैं कि पार्टनर को स्कोर भी वही होगा। इसी वजह से दोनों देते जाते हैं, पर दोनों को लगता नहीं कि उन्हें वापस कुछ मिल रहा है। छोटे डेली एक्शंस बिग जेस्चर से ज्यादा स्कोर करते हैं। एक बार का गिफ्ट रोज के केयरिंग टोन से कम पावरफुल होता है। एक बार का प्रॉमिस रोज के प्रेजेंस से कम स्कोर करता है। लव का स्कोर बैंक अकाउंट जैसा होता है, रोज डिपॉजिट चाहिए वरना बैलेंस गिरता जाता है।
जब स्कोर कंटिन्यूअसली माइनस होता रहता है तो छोटी छोटी बात भी बड़ी फाइट की वजह बन जाती है। लोग फाइट उस बात पर नहीं करते जो सरफेस पर होती है, फाइट होती है अनस्कोर्ड इमोशंस की वजह से। चैप्टर 12, हाउ टू आस्क फॉर सपोर्ट एंड गेट इट। इस चैप्टर में राइटर मेन फोकस करते हैं सपोर्ट मांगने और सपोर्ट मिलने पर। ज्यादातर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम सपोर्ट की कमी की नहीं होती, प्रॉब्लम होती है सपोर्ट मांगने के तरीके से। मैन और वुमेन सपोर्ट चाहते तो दोनों हैं, लेकिन मांगते बिल्कुल अलग तरह से हैं। पहले राइटर वुमेन के पैटर्न के बारे में बात करते हैं। वुमेन जब अपसेट होती है तो वो अक्सर इनडायरेक्ट बोलती है, हिंट्स देती है, कंप्लेंट्स करती है, इमोशनल लैंग्वेज यूज करती है। उनका इंटेंशन होता है प्लीज समझो और सपोर्ट करो, पर आदमी अक्सर ये सुनते हैं जैसे उन पर ब्लेम हो रहा हो। जब एक औरत बोलती है तुम कभी मेरी हेल्प नहीं करते, तो उसका मतलब होता है कि मैं थक गई हूं, मुझे सपोर्ट चाहिए। पर आदमी उस समय सुनता है कि तुम यूजलेस हो। इसी वजह से वो डिफेंसिव हो जाता है या विड्रॉ कर जाता है। फिर राइटर आदमी के पैटर्न के बारे में बात करता है। आदमी नेचुरली तब सपोर्ट देते हैं जब उनसे डायरेक्ट रिक्वेस्ट की जाए, टोन में ट्रस्ट हो, उन्हें फील हो कि वो कैपेबल है। आदमी हिंट्स नहीं समझते और कंप्लेंट से उनका कॉन्फिडेंस गिरता है। जब उन्हें लगता है कि वो ऑलरेडी फेल हो चुके हैं तो वो और ट्राई ही नहीं करते। फिर राइटर बताते हैं कि एक औरत को आदमी से किस तरह से सपोर्ट मांगना चाहिए। यही इस चैप्टर का सबसे पावरफुल रूल है। डिमांड मत करो, कंप्लेंट मत करो, सिर्फ रिक्वेस्ट करो। सपोर्ट मांगने का सही तरीका है सॉफ्ट टोन, डायरेक्ट वर्ड, ट्रस्ट के साथ। जैसे मैं थोड़ी थकी हुई हूँ, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? इस तरह बोलने से आदमी को फील होता है मुझे ट्रस्ट किया जा रहा है, मैं यूजफुल हूँ, मैं हीरो बन सकता हूँ, और नेचुरली वो सपोर्ट देता है। जब आदमी सपोर्ट देता है और वुमेन उसे अप्रिशिएट करती है तो ये साइकिल बन जाता है। अप्रिशिएशन का मतलब और प्रेज नहीं, सिर्फ इतना कहना काफी होता है, थैंक यू, मुझे सच में हेल्प मिली। ये सेंटेंस फ्यूचर के लिए सपोर्ट का गेट खोल देता है। इस चैप्टर में ये भी क्लियर है कि आदमी भी सपोर्ट चाहते हैं लेकिन मांगते नहीं। आदमी को सिखाया गया है कि स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, इसलिए वो अक्सर चुप हो जाते हैं, डिस्टेंस बना लेते हैं और केव में चले जाते हैं। पर जब आदमी कामली बोले कि उसे क्या चाहिए तो वुमेन नेचुरली केयर और सपोर्ट देती है। सपोर्ट तब नहीं मिलता जब ब्लेम हो, सरकेज़म हो, कंपैरिजन हो, इमोशनल प्रेशर हो। जैसे जब कोई बोलता है तुम्हारे लिए मैं कुछ भी नहीं। ये वर्ड सपोर्ट नहीं, रेजिस्टेंस पैदा करते हैं। इस चैप्टर का कोर मैसेज यही है, सपोर्ट लेना एक स्किल है जो सीखना पड़ता है। अपोजिट सेक्स को सपोर्ट चाहिए तो ये समझना होगा कि वो किस लैंग्वेज में हेल्प करता है। वुमेन जब ट्रस्ट के साथ रिक्वेस्ट करती है तो आदमी हैप्पीली उन्हें अपना सपोर्ट देते हैं। आदमी जब ओपन होकर अपनी नीड बताते हैं तो वुमेन नेचुरली केयर करती है। जब सपोर्ट सही तरीके से मांगा जाता है तो रिलेशनशिप में रिसेंटमेंट कम होता है, क्लोजनेस बढ़ती है, लव एफर्टलेस हो जाता है। इस बुक को आखिर तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।